Khawatine wa Hazrat, welcome back to the 379th episode of Thought Behind Things. Today is the 3rd of November 2023 और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनको बुलाने का मकसद प्राइमरीली ये था कि हम पावर सेक्टर को थोड़ा सा समझ सकें। पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी की, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरा पर्सनल ज़्यादा ख्याल ये है कि जो नंबर 1 कोर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है वो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है। हमारी बिजली बहुत महंगी है, हमारा जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली मेस्ड अप है और ओवरऑल एनर्जी किसी भी कंट्री की सबसे कोर फंडामेंटल चीज़ होती है, बिकॉज एनर्जी के ऊपर इंडस्ट्री लगती है, एनर्जी के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एनर्जी की कॉस्ट डिफ़ाइन करती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव होंगी या नहीं होंगी, और उसको हम लार्जली आज तक इग्नोर करते आए हैं, जिसकी वजह से आई वांटेड टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और थेफ्ट और प्रोडक्शन और लोड शेडिंग का सारा मसला है, उसका सीन है क्या, जिसके लिए आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉईज़, पाकिस्तानी एम्प्लॉईज़ आई वुड से, जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक में काम स्टार्ट किया, then he went and set up practices for General Electric in across the Middle East and the region, Central Asian states maybe, and eventually coming back to Pakistan and becoming the country executive or country head for General Electric. पूरी उन्होंने throughout अपना career from the time he graduated till the time he retired General Electric में ही गुजारा. For those who don't know, General Electric is the company GE जो कि आपकी जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगते हैं, उनके टर्बाइंस, उनकी जो पावर जनरेशन का जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जनरल इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है. एंड ऑब्वियसली बीइंग देयर ही हैज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट ऑन एग्जैक्टली ये क्या हुआ था, इसके पीछे डील्स क्या थी, इसके नंबर्स में क्या मसले हैं, टेक्निकल क्या मसले हैं. तो हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की. उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताया कि जी एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स एल कर रहे हैं पाकिस्तान की जो पावर पॉलिसी है, और उसमें कौन से ऐसे स्टूपिड डिसीजंस रहे हैं ओवर टाइम जो कि हमारे पॉलिटिशियंस ने लिए हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे हमें नुकसान हुआ है, और जिस क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं क्या उसका वे आउट है या नहीं है. इन तमाम चीज़ों पे हमने डिस्कशन की है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. अगर आपकी कोई इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई रीड ऑल द कमेंट्स. इट रियली हेल्प्स improve the quality of the content. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो do consider supporting the channel. It helps keeping us independent as long as possible. The link is down below for overseas Pakistanis. You can check out the Stripe link. But anyways, here is Muhammad Naeem Shafiq on TBT Go, Lahore Studio. नईम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सर मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को शुरू करूँगा. मुझे तो बताइएगा कि आप पैदा किधर हुए और अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? पैदा पेशावर में हुए. फादर मेरे क्योंकि ही वाज अ सिविल इंजीनियर वर्किंग विद एयरफोर्स एंड आर्मी, तो वो ट्रांसफ़र होती रहती थी. तो बेसिकली ग्रो अप इन अक्रॉस पाकिस्तान, मुख्तलिफ कंट्रीज़. वो हर 3-4 साल बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो फिर उनके साथ चले जाते थे. But he wasn't in the army. He was working as a contractor for them. As a civilian employee for the armed forces. वो है उनका एक डिपार्टमेंट है. That's how they work. तो वो फिर होता इस तरह था कि इसीलिए स्कूलिंग जो है इट्स लाइक लाहौर, खानेवाल, एबटाबाद, मरी, कोयटा एंड देन फाइनली पेशावर. अच्छा. तो इस तरह हम वी ग्रोन अप लाइक दिस. और ये कौन से स्कूल्स थे? डू यू हैव एनी पर्टिकुलर मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल कि जी वो लाहौर में वो स्कूल बड़ा अच्छा था, या बस? लाहौर का तो नहीं, लेकिन मरी में हमारा स्कूल जो था फेडरल का FG पब्लिक स्कूल में थे. वो बड़ा एक वैसे डेप्थ में बना हुआ था. तो वहाँ पे हम ऑन आर्मी ट्रक पे बच्चे जाते थे सुबह. वो बड़े जो ट्रक होते थे उन पे, और वो हम कुल्डना में रहते थे. तो इस पर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर राइड तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा होता था आना और जाना. स्पेशली भी सारी पहाड़ी हिल्स के बिल्कुल पहाड़ी पे. हाँ जी. और वो एक काफ़ी एक कह लें कि एडवेंचर उस समान छोटे होते थे वो आना जाना. तो वो एक बड़ा एक था एक्सपीरियंस. और उसी दौरान जो एक
जो चीज़ बहुत याद है वो है जब अपोलो 11 69 में गया था तो हमने कहा वो देखना हमने ज़रूर है. सो माई फादर बॉट द टेलीविज़न. सो वी बॉट द टेलीविज़न. उस वक्त मरी में टेलीविज़न नहीं होता था. बूस्टर स्टेशन लगा था आई थिंक 68 में या कुछ, तो जहाँ से वो फिर ट्रांसमिशन आनी शुरू हुई थी. तो वी बॉट द टीवी. और जो मुझे बड़ी अच्छी तरह रिकॉल करता हूँ कि वो हमने जो लिटरली वो ख़रीदा ये था कि हमने अपोलो 11 की जो है वो ट्रांसमिशन देखनी है. अच्छा जी. तो आई मीन उस टाइम के ऊपर अपोलो 11 और जो ये स्पेस रेस चल रही थी उसकी आई एम सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान तक उसकी वो थी हवा चल रही थी एंड पीपल वर एक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और वो पीटीवी के ऊपर लाइव दिखाई जा रही थी. पीटीवी पे मुझे याद नहीं लाइव थी या नहीं, लेकिन यस मेरे ख्याल में लाइव थी. ठीक है, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू आवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म रखा. उस ज़माने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो अब क्या होता था कि वो रेडियो पे ख़बरें सुननी, या टीवी नया नया आया था वो ख़बरनामा होता था, तो बस यही था. बट देन उन्होंने रखा एंड देन इनफैक्ट ही बॉट द टीवी जस्ट कि जी हम वो ज़रूर देखें. हाँ, इंटरेस्टिंग. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट Sarmaya फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. इंटरेस्टिंग. डू यू थिंक योर फादर got you interested in science? I have a 2.5-year-old son. और मैं बड़ा सोचता हूँ कि do you think fathers have a big role in what children tend to be interested in based on कि वो किस तरह डेवलप करते हैं अपने बच्चे के इंटरेस्ट? जी हाँ, देखिए आई थिंक इट गोज़ टू वही बात वही है कि पेरेंट्स दोनों फादर एंड मदर, तो वी बिन ब्रॉट अप. आई मीन वी आर लार्ज फैमिली. मैंने जिस तरह आई मीन वी आर 8 brothers and sisters. So they brought us up in the sense कि everybody got studied. हमें वी वर abreast with everything throughout our life. हमें कभी ये नहीं हुआ कि हमें पता नहीं है क्या हो रहा है. और क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था तो आपके पास चैनल क्या होते थे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके वो न्यूज़पेपर है, रेडियो है. दूसरा यह था कि हमारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने रेडियो नहीं सुनना, आपने ये नहीं देखना, आपने वो नहीं करना. तो उससे बड़ा एक ये था कि वी हैड द कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्व्स टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड मोर. और फिर ये था कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी कि आपने दोस्तों की तरफ नहीं जाना या वो नहीं आना. तो वो उससे ज़रा एक एक्सपोजर अच्छा था. राइट. और दैट्स द रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू वो कह लें कि हैड अ नॉलेज विद द लेटेस्ट वट एवर इज़ हैपनिंग. हाँ जी. राइट. आपने एफएससी कौन सी हमें कंप्लीट किया? मैंने बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि हम ट्रांसफ़र होते रहते थे. फाइनली वी लैंडेड इन पेशावर. तो मैंने मैट्रिक पेशावर से किया, FG पब्लिक स्कूल से, देन FSC एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से, और फिर UET पेशावर ही में एडमिशन लिया फॉर इंजीनियरिंग. So did my mechanical engineering from UET Peshawar. इंजीनियरिंग में जाने का पर्पस was it like कि बस डॉक्टर बनने है, इंजीनियरिंग करनी है, जो भी इंजीनियरिंग मिल गई, या आपका कोई पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं इसमें जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, ये मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ? देखिए आई वॉज वेरी क्लियर. वो होता है ना ये कि जी हम सोचते हैं, पेरेंट्स ने हमें कहा कि जो आपने करना है करें. ठीक है. तो हमें ये लिबर्टी थी कि आपने जो भी करना है. लोग बड़ा जी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैंने इंजीनियरिंग करना है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है. अच्छा. नॉट इवन इलेक्ट्रिकल, सिविल और वो कुछ भी. क्या वजह थी उसकी? जस्ट के आप कह लें कि
कुछ इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स इक्विपमेंट मशीनरी और ये नॉट ऑन द इलेक्ट्रिकल साइड मैकेनिकल साइड। उस ज़माने में सिविल का बहुत ज़्यादा वो था कि एवरीबॉडी वुड लाइक टू गो इनटू सिविल और सबसे हाईएस्ट मेरिट भी सिविल का अक्रॉस द बोर्ड हुआ था। बट आई सेड मैंने मैकेनिकल करनी है, सो आई गॉट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो जब था एक माइंडसेट ऐसे था तो और सपोर्ट भी थी, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार सिविल कर लो उसका बड़ा वो स्कोप है ये है वो है, लेकिन अच्छा क्या है मैकेनिकल करना है, सो गॉट इनटू मैकेनिकल। और ये 70s का टाइम है रफली, राइट? ये 76 में जब मैंने इंजीनियरिंग एडमिशन हुआ, हाँ जी, एंड ग्रेजुएटेड इन 81। UET पेशावर? UET पेशावर। UET, my understanding is उस टाइम के ऊपर was the best engineering school in Pakistan. Is that correct? It was very good. हाँ, इनफैक्ट वो पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग होती थी टू यूनिवर्सिटी पेशावर। हमारा पहला बैच था जो UET के पेशावर थे, एज एन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन गई थी। हाँ, इट वॉज। लेकिन ये इनफैक्ट पढ़ना आपने खुद है, समझना आपने खुद है, ठीक है। आई मीन यू गेट अ डिसिप्लिन्ड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कॉलेज, नॉलेज मिलता है सब कुछ, बट देन एंड ऑफ द डे आपने यू नीड टू अप्लाई वट एवर आपने पढ़ा है, समझा है, सोचा है, वो आपने खुद करना होता है। तो रिस्पेक्टिव आप पेशावर में है या उस वक्त भी जरा भाई लाहौर जाएँ, आई सेड नो हम पेशावर, पेरेंट्स मेरे यहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे आई वॉज गुड इनफ इन स्टडीज़ कि मुझे कोई इशू नहीं था कि किसी भी आप टेक्नोलॉजी में एडमिशन या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का। राइट। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, वी आर इन पेशावर, विल डू द इंजीनियरिंग फ्रॉम पेशावर। और यूनिवर्सिटी टाइम वाज ओके? आई मीन आई हैव हर्ड कि जो अर्ली 80s का पर्टिकुलरली देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट यूनियंस। बहुत ज़्यादा थी। वो आपके टाइम पे भी थी? बहुत ज़्यादा थी। लोगों के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। हमारा पेशावर क्योंकि थोड़ा सा वो कह लें कि सिक्लूडेड था, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। हमारे तकरीबन आई थिंक 7-8 महीने ज़ाया हुए थे, बट जो हमारे साथ के जो मेरे कुछ और कोलीग्स थे जिन्होंने कराची या लाहौर आके पढ़ना शुरू किया था, उनका तो साल 1.5 साल ज़ाया हुआ था। और ये आप कहेंगे कि अगर इफ़ आई वर टू आस्क यू टू डिसकनेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ एंड ट्राई टू लुक एट द टाइमलाइन, तो वो जो पॉलिटिक्स थी, जिन लोगों ने वो पॉलिटिक्स की, डू यू थिंक दैट वाज अ वेस्टेड टाइम फॉर देम? देखिए उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा था भुट्टो का सारा कुछ। इनफैक्ट आई वाज आल्सो इन्वॉल्व वन वे और अदर इन द पॉलिटिक्स। राइट। आई थिंक पूरी कंट्री पॉलिटिसाइज हुई थी। हाँ जी, आपकी स्टूडेंट यूनियन थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इंजीनियरिंग की तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, तो वो था एक हाइप थी। आई मीन फ्रॉम द मार्शल लॉ कमिंग इनटू democracy and then with a personality like भुट्टो, तो वो एक क्रेज था। भुट्टो वाकई पर्सनालिटी थी? I mean I'm too young to know, right? I think he was did he have the कितना ऑरा होता है एक इंसान का, did he have the aura to get people behind him? He was carrying such a big personality, right? I think one of the best। हाँ जी। Do you think we were able to follow that? There were other personalities have emerged of similar caliber, or do you think we haven't been able to? I mean, just from the political side, I mean, everybody has made a mistake. So Bhutto made the mistake, and then everybody paid the price. Right. Unfortunately, उनके बाद फिर we gone into again martial law and वो democracy, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अगर हम इससे politics को ज़्यादा नहीं करते, मैं सिर्फ पर्सनैलिटी के बाद उनके बाद आई थिंक इन माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, इमरान खान केम अप विद दैट ऑरा, विद दैट बिग पर्सनैलिटी। इनफैक्ट इफ़ यू वे देम टुगेदर, आई मीन अब वो आप बायस होने के वैसे भी, आई थिंक इमरान इज अ बिगर पर्सनैलिटी देन भुट्टो, बट वे आई सी इट फ्रॉम द पर्सनैलिटी, फ्रॉम द चार्म, फ्रॉम द ऑरा, it's Bhutto and then in our politics, Bhutto and then Imran Khan. Interesting. वो इस वजह गलतियाँ, सही गलत पे डिस्कशन नहीं, बट पर्सनैलिटी से आपको ये थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि जो फिर, क्योंकि भुट्टो नॉट विथ स्टैंडिंग वट एवर हैपन टू हिम, भुट्टो की लेगेसी आज तक जिंदा है। जी हाँ। तो फिर आप लेगेसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगले 20-30 साल में पोटेंशियली इस इंसान की लेगेसी किधर जाएगी। इंटरेस्टिंग। सो यू ग्रेजुएटेड इन 1981 एंड पेशावर से आपने ग्रेजुएट किया।
Did you get a job immediately afterwards? What was the thought at the time? वो हुआ इस तरह के हम कुछ जो थे स्टूडेंट ग्रुप्स जो था हमारा 8-10 जो होता है ना, बड़े क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं आप। हमारा ये था कि हमने MS करना है या MBA। उस ज़माने में एक बहुत क्रेज़ था एक सिविल इंजीनियरिंग करने का या इंजीनियरिंग के साथ MBA करने का। सही है। तो वो ये था कि जी MBA करेंगे या मास्टर्स करनी है। तो इनफैक्ट फाइनल ईयर में वाइल हम अपनी वो एग्ज़ाम्स और उसकी तैयारी और प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे होते थे, तो यही होता था कि यार हमने MS करना है या MBA करना है, कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, अमेरिका जाना है, बाहर जाना है, कहाँ जाना है। सो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग एट इट। हम 8-10 जो वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो हमने सबने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो सेम विद मी, मैंने भी कहा चलो यार, मैंने MBA का नहीं था मेरा कोई मूड, तो MS ज़रूर करने का इरादा था। तो अप्लाई किया, सब कुछ किया, मेरी एडमिशन भी हो गया। हमारा अगस्त 81 में सेशन ख़त्म हुआ था, एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे। सितंबर प्रॉबेबली, हाँ सितंबर में रिज़ल्ट आया था या व्हाटएवर। तो मेरा एडमिशन हुआ विजिटिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। उन्होंने क्योंकि हम टाइमिंग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जी आपकी जो एडमिशन कंफर्म हुई है वो 82 के फॉल सेमेस्टर में हुई है, यानी सितंबर के 82 के। अब मैंने कहा मेरे पास 1 साल है, सो व्हाट शुड आई डू। मैं चलो कोई नहीं, इंटर्नशिप करते हैं, कोई काम करते हैं कुछ, आई मीन टू कीप बिज़ी। और ऑफ कोर्स उस वक्त आप पढ़ के जब आते हैं तो थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा अच्छा हो बाय द वे, तो आप चाहते हैं कि वो देखें कि वो एप्लीकेशन उसकी क्या है, कैसे वो हो रहा है सब कुछ। लकीली मुझे जॉब मिल गई इनफैक्ट इन सितंबर, एंड ऑफ सितंबर, जस्ट इमीडिएटली। रिज़ल्ट भी शायद नहीं आया था मेरा। हुआ इस तरह था कि मेरे कज़न्स और मेरे अंकल तरबेला में, उस वक्त तरबेला डैम बन रहा था, आपको याद हो, फेमस TJV तरबेला जॉइंट वेंचर, वहाँ पे बिल्डिंग तरबेला डैम ह्यूज, वहाँ हमारा बहुत चक्कर लगता था। मेरे अंकल मामू होते थे, कज़न्स होते थे वहाँ पे, तो वो एक फैमिली गैदरिंग के लिए। तो मैं बड़ा फैसिनेशन होती थी कि यार इतनी बड़ी चीज़, ये इतने बड़े बड़े ट्रक्स और सारा कुछ, एंड अगेन इट्स लाइक फ्रॉम द मैकेनिकल, वो कह लेना सब कॉन्शियस में होता था। तो मैंने कहा कि खैर एनीवे, मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, फ़ारिग हुए, तरबेला चले गए उनके पास कि चलो जी 8-10 दिन कज़न्स के पास एंजॉय करके इतने सारा कुछ। ऐसे ही मैंने उन्हें कहा कि मुझे पावर प्लांट दिखाएं। वो सब कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वो थे कैनेडियन कंपनी, GE कनाडा की लोकल सब्सिडरी थी, जो उन्होंने पावर प्लांट बिल्ड कर रही थी तरबेला में। उसमें ही वॉज वर्किंग देयर। तो कहते हैं ठीक है ले चलता हूँ किसी दिन। एक दिन वो मुझे ले गए, सारा दिन मैंने वहाँ गुजारा, क्योंकि वो होता यह था कि वो कंपनी की ट्रांसपोर्ट सुबह पिक करती थी, शाम को लेकर आती थी। तो यू हैड नो चॉइस, वो लेफ़्ट बैंक से राइट बैंक वो प्लांट पे जाना और सारा कुछ। तो चले गए। खैर मैंने सारा दिन, उन्होंने किसी के कहा अपने वहाँ कोलीग्स को कि भाई मुझे ज़रा ये इनको दिखा दें सारा कुछ। तो स्पेंड द होल डे देयर, बड़ा मुझे इन्जॉय किया। वहीं मुझे पता चला कि दे आर लुकिंग फॉर एन इंजीनियर, जो कि उनको कुछ काम के लिए चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा, कहते हैं यार देखो मैं HR से मिला देता हूँ, एंड इट्स देन यू एंड देन वो क्या होता है। अब आप देखें कि इंजीनियरिंग मैंने की और इट वाज ऑल कैनेडियन कंपनी, सो कैनेडियन GE, उनके द इंजीनियर, द HR एंड एवरीबॉडी वाज कैनेडियन। तो बड़ा वो था। खैर एनीवे, उन्होंने नेक्स्ट से 2-3 दिन बाद उन्होंने टाइम लेके मुझे मिला दिया। मुझे HR कहता है कि मैं कुछ नहीं कहता, आई मीन यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो अंग्रेज़ी भी थोड़ी बहुत ही कम ही आती थी उस ज़माने में। तो मैं तुझे प्लांट पे ले जाता हूँ, हालांकि मैं वहाँ होके आया था। तो जो हमारा प्लांट मैनेजर है, जो वो लीडर ऑफ द टीम है, उससे मिला देता हूँ, वो जो कहेगा उस तरह कर लेंगे। मैं चला गया। तो देयर वाज एन कैनेडियन 6 फुट 4 इंच, कोई 400 किलोग्राम का बंदा होगा वो। वेरी इंटिमिडेटिंग। वेरी। नाम मुझे उसका नहीं भूलेगा, लॉयड वेल्चर वॉज हिज नेम, क्योंकि आई थिंक ही वॉज माई मेंटर इन ब्रिंगिंग माई, कह लें, एबिलिटीज़ और वो सारा कुछ। लॉयड से बात हुई,
उसने पहला जुमला जो कहा था, उसने इंट्रोड्यूस किया, ये किया, वो जो हमारा एचआर था वो था, उसका नाम था, नहीं उसके जॉन समथिंग, जॉन, वो मुझे अब जॉन था वो, खैर उसे कहता है दैट लुक गाय, we are here to do a project in a specified time frame and make money. We are not here for a talent hunt. मैंने कहा देख, I'm not here for a job. I'm here to as an internee if you want. I'm here to just learn, क्योंकि मैंने अभी वो इंजीनियरिंग की है. I'm not looking for money. आप मुझे पे करें ना करें. All I want is कि आप बेशक मुझे प्रॉपरली हायर भी ना करें, आप मुझे मेरा एक वो पास बना दें कि मैं रेगुलर एज अ जॉब जिस तरह बाकी लोग आते हैं मैं आया करूँगा. मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं. मेरे अंकल जहाँ से आते हैं मैं उन्हीं के पास रहूँगा. आई डोंट नीड ट्रांसपोर्टेशन, आई डोंट नीड कोई लिविंग, कोई वही. आप मुझे एक दफ़ा कर दो. पता नहीं उसको क्या ख्याल आया, शायद उसने कहा कि शायद ये ज़रा इंसर्ट कर लें, चलो पूछ ही लें. कहते कैन यू रीड द ड्राइंग्स. मैंने कहा हाँ. अच्छा, उसने वो बेशुमार ड्राइंग थी, वो साइट ऑफिस पता है ना आपको, वो लकड़ी के टेबल और वो इस तरह. उसने एक बड़ी सी ड्राइंग निकाल के अपने वो सामने रखी. कहते व्हाट इज़ दिस. मैंने उससे बताया ये है. कहते व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स. बताया. फिर कहता है ओके कैन यू रीड माइक्रोमीटर. मैंने कहा यस. उसने बुलाया, दराज में से वहाँ पड़ा था, वो माइक्रोमीटर होता है बड़ी फ़ाइन मेजरमेंट्स के लिए. कहते ओके. मैंने वो भी उससे पढ़ के सुनाया. कहते हैं कैन यू रीड वर्नियर कैलिपर. मैंने कहा जी वो भी मैं कर लूँगा, वो भी उसने किया. कहते ओके जॉन, वी कीप हिम हेयर, गिव हिम द पास, आई विल चेक हिम फॉर नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स एंड देन विल डिसाइड. मैं कहा मैंने शुक्र अल्लाह किया. चले गए. उसने गया, जाके उसने मुझे वो पास बना दिया. मैंने आना शुरू कर दिया रेगुलरली. सुबह 7 बजे हम आते थे, शाम 5 बजे जाते थे, 6 बजे. तो कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे कहता है नाउ वी आर हायरिंग यू. मैंने कहा देख, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी 2-3 साल चलना है, मेरी इस तरह एडमिशन हुई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये टाइम जो है कुछ सीख लूँ, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ. तो कहता है नो डोंट वरी, we'll get you admission if need be, or we'll get this extended, but we'll be hiring you. तो you go and meet with John. मैं जॉन के पास है, वो HR वाला था. वो कहता है कि हम आपको हायर कर रहे हैं, you'll be the lowest जो हमारा ऑफिसर होगा ना सैलरी स्केल, उस पर रखेंगे, एंड you'll become a regular employee. मैंने कहा ठीक है. तो वो था, मुझे याद है, इट वॉज 2700 रुपीज़ मेरी पहली सैलरी थी जिस पे रखा उन्होंने 1981 में. 1981. इनफैक्ट 2700 वाज अ बिग मनी एट दैट टाइम. अच्छा. डॉलर वाज 4.6 रुपीज़ अ डॉलर. अच्छा. मेरे जितने कोलीग थे जिन्हें बाकी जॉब्स मिली थी, जैसे HMC में वो आए थे. 4.5 रुपीज़, दैट्स व्हाट, लाइक 5 रुपीज़. हाँ जी, 5 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर लगाए ना, दैट्स ओवर $500. जी हाँ. यानी कि आजकल के हिसाब से आपको कोई 1.5-2 लाख की अच्छी नौकरी है. स्टार्ट फ्रेश. इट वॉज बिग मनी. इट वॉज बिग मनी. इनफैक्ट जितने भी हमारे उस वक्त इंजीनियरिंग में थे ना, 1200, 1500, 2000 पे जो आता था ना, वो बहुत लकी समझा जाता था. लेकिन मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने की HMC में, HFF में, डेस्कॉन में आए 1200-1500 पे. अच्छा. तो मुझे वो देख के बड़ा कहते थे कि यार 2700 अ मंथ. ठीक है. खैर एनीवे, शुरू हो गई. अबाउट 3रे महीने उन्होंने कहा कि जी नाउ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम आपको रखेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा. तो फिर मैं फुली एंगेज हो गया था. राइट. एंड देन यू लेट गो ऑफ द मास्टर्स ड्रीम. वो उस वक्त फिर वो ड्रीम जो था किसी हद तक ख़त्म हो गया था. असल में जो बात ये थी कि जो मैंने पढ़ा था इंजीनियरिंग, जो हम बुक्स में पढ़ते थे, जो हमें आता था, वो मैं प्रैक्टिकली होते देखता था. अब आप हाइड्रो प्लांट में आपकी हर चीज़ बहुत बड़ी होती है. आई मीन हाइड्रो इज डिफरेंट देन अदर टेक्नोलॉजीज़. हाइड्रो में आपकी एवरीथिंग इज़ बिग, ह्यूज, हैवी.
तो उसको आपने कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, इंस्टॉल करना। अच्छा, वो प्लांट लग रहा था तो हर चीज़ वॉज डिसअसेंबल्ड, आपने असेंबल करनी, फिर उसको आपने इंस्टॉल करना एंड देन यू सी इट वर्किंग। वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। और एक मोस्ट पीपल गो फॉर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, जो बनाने के अंदर घुसा है वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग, आई थिंक दैट विल बी ऑन अनदर लेवल। वो होता ये था कि इक्विपमेंट आता था कनाडा से, उसको हम असेंबल करते थे। वो इट वाज यूज्ड टू बी ह्यूज लाइक, आपको जस्ट आइडिया दूं कि जो द रोटर जो कि टर्न करता था बहुत लाइक 400 टन्स, ठीक है जी। अब उसको आपने वो 4 पीसेस में आया, उसको आपने असम्बल किया, वो वेल्डिंग हो रही हैं, फिर आपने उसको और वो बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती थी, आपको बहुत ज़्यादा वो माइन्यूट डिटेल्स में जाना होता था। तो एक बहुत अच्छी एक वो थी लॉयड वेल्चर। व्हाट ही डिड वाज कि उसने मुझे किया ये कि सिर्फ ये नहीं कि उसने मुझे सिर्फ मैकेनिकल साइड पे रखा, उसने पूरे दिन ही moved me around throughout the cycle of the power project कि आपने इक्विपमेंट कैसे बनता है, वो असेंबल कैसे होता है, फिर उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक की जाती है, फिर उसके बाद आपने उसको फिर कमीशनिंग का प्रोसेस आ जाता है। तो ही मूव्ड मी अराउंड। उससे ये हुआ कि मुझे मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का भी पता चला, जनरेटर का पता चला कि वो क्या होता है, वो कैसे चलता है, कंट्रोल सिस्टम का पता चला। तो और फिर देन ही सेट के जी 7-8 महीने बाद उसने कहा जी अब आप इंडिपेंडेंटली किया करें। उसने मुझे टास्क देने शुरू कर दिए कि भाई ये टास्क है, ये टीम है, गो एंड गेट द वर्क डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। और फिर जब कमिश्निंग का टाइम आया, जब प्लांट लग गया, मैकेनिकल वर्क ख़त्म हो गया, तो वो कमिश्निंग साइकिल होता है 5-6 महीने 8 महीने का। उसमें फिर उसने कहा कि जो हमारा कमिश्निंग इंजीनियर आया था, तो उसने कहा नाउ यू आर अटैच्ड विद हिम, अब तुम सीखो कि यूनिट चलना कैसे है, उससे कमीशन कैसे, उसका सेटअप कैसे होनी है, उसका कंट्रोल सिस्टम कैसे ऑपरेट होगा, उसकी सेटिंग कैसे होगी। सो फ्रॉम लाइक आप कह लें कि मिड 82 टू एंड ऑफ 82 वी डिड द कमीशनिंग ऑफ द यूनिट्स, राइट, जिसमें हमने वो 4 यूनिट जो थे वो हमने कमीशन किए। पहले यूनिट को वो लीड किया, फिर उसने थोड़ा मुझे और ज़्यादा काम दिया, फिर और ज़्यादा 4th यूनिट को मैंने लीड किया और वो मेरे साथ था, राइट। तो बाय एंड ऑफ 82 वी कमीशन ऑल द 4 यूनिट चलने लग गए। पर इसके बाद 1 साल का वारंटी पीरियड था। अब उसमें कॉन्ट्रेक्चुअली वापडा के साथ था कि मैन्युफैक्चरिंग का रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू स्टे एट साइट एट द पावर प्लांट फॉर 1 year ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, कि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब कि द कंपनी सेड CGE कि जी नाइम विल बी आर एंड यू आर लाइक अ फ्रेश 2-year एक्सपीरियंस किड, राइट? 2-3 साल का वो सिर्फ वो था काम किया। क्या थी आपकी? हाँ जी, आई डोंट नो, 20s अर्ली 20s में होगी मेरा ख्याल है। हाँ 25-26 हमें। अब अर्ली मैंने कर ली थी इंजीनियरिंग भी। मैंने इंजीनियरिंग की like 26 years का 25 years when I did my engineering, right? Even हाँ जी, interesting. तो मेरा टाइम कोई नहीं वेस्ट हुआ ना मेरा। जबरदस्त। सो पहले मुझे ये बताइएगा, मंगला was made in the 60s जी, and then Tarpila was made in the 80s। हाँ जी, मिड 70s में शुरू हुआ था। कंप्लीशन द पावर प्लांट द सेकेंड जो हमने किया था बहुत लाइक 80s में, अर्ली 80s में। फिर उसके बाद एक्सपेंशन होती गई, पावर प्लांट की एक्सपेंशन होती गई, डैम तो बन गया था वो तो पहले। हाँ जी, सही है। तो जब ये वाला आपका वारंटी वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद इफ यू कैन गिव मी अ समरी ऑफ 83 के एंड में तक, 83-84 के शुरू में वारंटी ख़त्म हुई। देन दे सेड कि जी नाउ हम अब जा रहे हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, तो हाउ अबाउट जॉइनिंग GE, द पेरेंट कंपनी ऑफ कैनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक। तो मैंने कहा ओके लेट्स सी। तो वन फाइन मॉर्निंग, उस वक्त खैर डेस्कॉन गेव मी एन ऑफर्ड, और नेस्पार्क में, क्योंकि नेस्पार्क वॉज अ कंसल्टेंट, डेस्कॉन वहाँ पे सिविल का काम कर रहे थे विद एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो मैंने कहा ठीक है फ़ाइन। डेस्कॉन से भी मैंने कहा कि जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा था, ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि क्या होना है। बीच में वो मैंने कहा 1-2 महीने का गैप लें, बहुत काम कर लिया। तो इन वन फाइन मॉर्निंग मुझे कॉल आती है कि जी आपको
GE में अपॉर्चुनिटी है तो यू कम टू तरबेला फॉर, वो हमारा जो अकाउंट्स का ऑफिस चलता रहता है क्योंकि वो उन्होंने अकाउंटिंग का वो क्लोजर देर से होता है, तो हम आपको ब्रीफिंग करते हैं। तो वो अकाउंट्स का जो हमारा लीडर था पॉल स्मिथ उसका नाम था, आर्ट स्मिथ, वो वहीं था। उसने बुलाया, उसने कहा कि जी आप ये है ऑफ़र। मैंने कहा यार मेरे पास तो ना पासपोर्ट है ना कुछ। कहते कोई बात नहीं, विल गेट यू द पासपोर्ट, विल गेट यू द वीज़ा। द ऑफर वाज नॉट फॉर पाकिस्तान, मतलब वो बाहर की ऑफर वाज फॉर पाकिस्तान, बट देन क्योंकि उस वक्त जी बड़ी सेंट्रलाइज थी, Right. US बेस, तो हर चीज़ वहीं पे होती थी। ये न्यूयॉर्क के पास एक सिटी है स्कैनेक्टेडी, राइट, नेक्स्ट टू ऑल्बनी, दैट यूज्ड टू बी द जी हेडक्वार्टर एट दैट टाइम। तो आपने इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना है। अच्छा, आई सेड इंटरव्यू के लिए? कहता है हाँ जी। तो उन्होंने खैर वो ड्राइवर भेजा, मेरा पासपोर्ट बनवाया, मेरा वीज़ा लग गया, एंड इन मार्च आई वेंट टू US फॉर एन इंटरव्यू। 2 वीक्स उन्होंने रखा मुझे वहाँ पे। उस ज़माने में जी में एक वो कल्चर आया था कि सेल्स में, मार्केटिंग में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हमने स्टूडेंट्स रखने हैं या और फ्रेश रखने हैं या बहुत यानी थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद, एंड देन वो इंटरनेशनल मार्केटिंग को वो देख रहे थे। राइट। तो एक प्रोग्राम था, वो कहते थे मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट वॉज अ 34 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन USA। उन्होंने 82 में पहला बैच लिया था, उसमें ऑल US डोमेस्टिक थे। 84 में जो उन्होंने बैच लिया उसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल भी प्रेजेंस लेनी है। तो देयर वर 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमारा 16 का बैच था, 12 डोमेस्टिक US, 4 में मैं पाकिस्तान से था। देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम बहरीन, एक न्यूजीलैंड से और एक इंग्लैंड से। तो द 4 वर सेलेक्टेड और वी वेंट थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ वहाँ जिसमें अक्रॉस GE प्रोडक्ट सर्विसेज सारा कुछ सिखाया उन्होंने। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद GE फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव, मार्केटिंग परस्पेक्टिव। रखा उन्होंने पाकिस्तान के लिए। आफ्टर ट्रेनिंग कुछ अर्सा वहाँ काम किया, फिर हमें मुख्तलिफ ऑफिस में भेजा, जैसे सिंगापुर में मैंने टाइम गुजारा, उस वक्त जापान में, एंड देन पाकिस्तान वापस आए। यहाँ आके फिर हमने ऑफिस, हमारा उस वक्त कॉर्पोरेट ऑफिस लाहौर में था, तो लाहौर में मैंने थोड़ा सा काम किया। देन आई मूव टू कराची विद देम। हमने ऑफिस इस्टेब्लिश किया कराची में। बेसिकली हम उस वक्त गुद्दू का प्रोजेक्ट कर रहे थे, गुद्दू 600 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट। ओके। तो वहाँ का जो ऑफिस था वो कराची सपोर्ट ऑफिस या लाइजॉन ऑफिस था, तो वहाँ मैं बेस हुआ और वहाँ से हमने गुद्दू एंड देन लुकिंग आफ्टर KESC होता था और पाकिस्तान मार्केट in terms of like new projects और existing project या existing जो equipment base था उसको support करने का। Right. साल 1.5 साल बाद they moved me to Dubai, then Saudi, then ईरान में 92 में अमेरिकन बहुत थी, आपकी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन 92 में थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी। तो वही सेट के हम ऑफिस खोलें, तो वही आई वाज मूव टू ईरान टू एस्टैब्लिश द GE ऑफिस। वहाँ हमने एस्टैब्लिश किया। 94 में वो बंद हो गया ऑफिस। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप उस ज़माने में, अगर आपको आपने बात की IPPs की, IPPs नए नए आने शुरू हुए थे, तो GE का ऑफिस नहीं था, सिर्फ कॉर्पोरेट प्रेजेंस थी इस्लामाबाद में, बट नॉट GE बिजनेस ऑफिस। राइट। तो वन देन द GE पावर जो कि बिजनेस था, उन्होंने डिसाइडेड कि पाकिस्तान में GE पावर का ऑफिस होना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र की कि आप चाहें पाकिस्तान ऑफिस इस्टेब्लिश करें। राइट। तो देन वी केम टू पाकिस्तान। लाहौर ऑफिस मैंने इस्टेब्लिश किया 95 में, और फिर उसको हमने ग्रो करना शुरू किया वहाँ से। एट दैट टाइम हम जब पाकिस्तान आ गए, फिर ज़रा ये होता था कि वो उस वक्त तो ये था कि पता नहीं 4 साल 5 साल कितना रहना है, बट देन बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, फैमिली जब आपकी आ गई, पाकिस्तान में आ गए, तो ज़रा फिर समझ आई कि अब बाहर जाना मुश्किल हो गया था। तो आई टोल्ड माई कंपनी कि यार मैं अब पाकिस्तान ही लोकेट रहूँगा, आई विल नॉट रीलोकेट, बट माई सेल्फ आई विल मूव एनी वेयर वे आई वॉन्ट।
ठीक है, तो दे अग्रीड. सो मेरा बेस फिर लाहौर बन गया. बट देन आई वॉज कवरिंग लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी उस वक्त नई नई बनी थी. उज़्बेकिस्तान वो रशियन USSR से बनी, तो लाइक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी कंट्रीज़ फिर हम यहाँ, टर्की. सो आई वॉज कवरिंग ऑल ऑफ दिस कंट्रीज़. इंटरेस्टिंग. एंड योर कोर जो आपका काम चल रहा था इसमें, वो ये चल रहा था कि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, एंड जहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक या जनरल पावर की इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है, तो यू आर सपोज टू गो इन देयर एंड सेट इट अप, या वर यू लार्जली फोकसिंग ऑन द सेल्स? देखिए, मैं सेल्स में ही था, ठीक है. यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट्स जो डेवलप होने शुरू हुए IPPs के. सही है. उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट्स हमने किए थे. एक उच 1 एंड हबीबुल्ला कोस्टल, दैट वाज GE प्रोजेक्ट्स. तो वहाँ उनको सपोर्ट करना, उनके वो फिर इक्विपमेंट सेल्स में इन्वॉल्व होना, कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएशन एंड देन फिर इम्प्लीमेंटेशन और सारा कुछ. और उसके अलावा जो हमारा इंस्टॉल्ड बेस था उसको सर्विस करना. तो ये तो पाकिस्तान मार्केट थी. फिर देन आई कवर्ड द सेम सॉर्ट ऑफ स्कोप के साथ द अदर सेंट्रल एशियन मार्केट, टर्की, एंड देन उससे पहले मैं मिडल ईस्ट भी सारा कवर किया था एक ज़माने में. Right. तो बेसिकली माई जॉब scope was mostly sales and marketing for GE power equipment. Right. 2010 forward, जो आपके last 10 years अगर मैं पूछूं, जी. Because you retired in 2020, right? So what did you do in the last 10 years? Particularly, उसमें पाकिस्तान में we then saw 2000 to 2010 was just load shedding and lots of horrible things in terms of energy and power. But then to 2010 forward, उसकी फाइनली सोल्यूशंस की तरफ गया. CPEC आया, प्लांट्स आफ्टर प्लांट्स आए. वो सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू दैट इज़, बट कि जी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट जनरल इलेक्ट्रिक ने जी आके वो गैस का पावर प्लांट लगाया. तो व्हाट वाज गोइंग ऑन विद यू बीइंग इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दोज 10 years, लास्ट 10 years ऑफ योर करियर? मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा. 2004 में दोबारा पावर IPP पॉलिसी, रिवाइज पॉलिसी आई थी. उसमें भी आपके 8-10 प्लांट्स लगे थे. अच्छा. जिसमें आपके सेफायर के हैं, ओरिएंट के हैं, सैफ एनर्जी है, ये कोहिनूर. लार्जली पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं जी हाँ. जो 94 की पॉलिसी में मोस्टली वॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. 2004 की हुई थी वो मोस्टली पाकिस्तानी डेवलपर्स थे. सही है. तो हमने उसमें भी कंबाइंड साइकिल, उस ज़माने में भी द मोस्ट एफिशिएंट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट वाज GE पावर प्लांट. जो हमने 4, जैसे हम 4 सिस्टर्स कहते हैं, वो था ओरिएंट, सेफायर, सैफ एंड हालमोर. राइट. सब पंजाब में लगे. और ये कौन सी उस पे थे? ये गैस के थे या ये गैस के थे, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट. टेक्नोलॉजी वाइज थर्मल में द मोस्ट एफिशिएंट इज वी कॉल इट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट. उसमें ये होता है कि आपका गैस टरबाइन होता है, उसकी जो वेस्ट हीट होती है उससे आप स्टीम बनाते हैं एंड देन यू रन अ स्टीम टरबाइन. तो इसको कंबाइंड साइकिल कहते हैं. इट्स अ मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम द थर्मल परस्पेक्टिव. राइट. चाहे वो कोल हो या कोई भी और फ्यूल हो. और ये गैस बेस्ड, नॉर्मली गैस बेस्ड होते हैं क्योंकि दैट्स अ क्लीन एनर्जी एंड मोस्ट एफिशिएंट इज़ ऑन द गैस फ्यूल. लिक्विड फ्यूल पे भी चलते हैं, डीजल पे, फर्नेस ऑयल पे भी, बट द मोस्ट एफिशिएंट इज़ ऑन द गैस फ्यूल. राइट. वो लगाए. उसके बाद फिर जब आपने, जो आप कह रहे हैं, जो लास्ट 10 ईयर जो हैं फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स, तो एक वेव फिर और आई फॉर थर्मल पावर प्लांट्स 2014-15 में, जिसमें ये जो हम फेमसली RLNG प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हमने 3 प्रोजेक्ट GE ने लगाए. आई मीन वी इनफैक्ट मैं आई मीन टच वुड फ्रॉम 98 के बाद जितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे, गैस टर्बाइन बेस्ड कंबाइंड साइकिल, वी हैड द 100% मार्केट शेयर इन पाकिस्तान. अच्छा. I did not lose a single gas turbine order in Pakistan. Why do you think that happened? Was it the technology that was just phenomenal, या आपकी base strong थी पाकिस्तान में? क्या वजह थी? उसकी 2-3 वजह. I mean, एक तो ये कि I mean you have to be very active in the market, which Right. I was very. I mean, it's not that I'm praising myself, but I was very active. Right. नंबर 2 ये कि इक्विपमेंट हमने सर्विस जो दी कस्टमर्स को,
was very good comparative to our competition. ठीक है. आई बिलीव कि आपने जब भी इक्विपमेंट अपना बेचना है या आपने कोई नई चीज़ करनी है, यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्विस बैकअप. राइट. ठीक है. देखें, ये इक्विपमेंट ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा लगाया और बस ख़त्म होगी बात. हमें इट रन्स फॉर years and years. I mean, normally a power plant, thermal power plant is designed to operate for 30 years. But आप उसको 40 साल 50 साल भी चला सकते हैं. इनफैक्ट पाकिस्तान में गैस टर्बाइंस हैं जो कि 68 में इंस्टॉल हुए थे एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग. That's over 50 years. वो एंग्रो में है, एंग्रो फर्टिलाइज़र के प्लांट पे. Interesting. It's just that how good जो ओनर है वो उसको मेंटेन करता है एंड हाउ गुड द OEM जो एक मैन्युफैक्चरर वो कितनी अच्छी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Right. तो आई थिंक आवर सक्सेस वाज इज वेरी एक्टिवली looking at the market, Right. very close liaison with the potential developers and early कह लें interaction with the projects, and then giving the proper solution कि आपको जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको आप commercial तो ठीक है अपनी जगह पे, पर what is right solution for that project, for that जो आप उसको करना चाह रहे हैं. तो I think and plus our equipment, GE equipment was very good. ठीक है. Who's the number one competitor? अगर आप देखेंगे तो देखें, जब हम टेक्नोलॉजीज वाइज देखें तो फ्रॉम द गैस टर्बाइन स्टैंड पॉइंट मित्सुबिशी एंड सीमेंस, ये दोनों एक ही जैसे. सीमेंस आई मीन डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पॉइंट पे, आई मीन एट वन स्टेज Siemens came up with a very, very good equipment and GE sort of like losing it. Then Mitsubishi came up with a good equipment. Then GE came up with a very, very good equipment. So and we started winning. लगी रहती है. हाँ, वो रेस लगी रहती है. Right. ठीक है. तो जब ये RLNG के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए तो हम लोगों ने GE had a very good equipment. So we pushed very hard. Of course, the competition was Siemens and Mitsubishi. We knew it. I mean, there are three main big players in the market. अच्छा. Always been and are. इसके ऊपर I mean considering the world over, Chinese have taken over everything, but power plant की गेम में Chinese नहीं आए. नहीं, देखें, गैस टर्बाइन जो है टिपिकली वो तीन मेजर प्लेयर्स हैं. Chinese did not do any of their own गैस टर्बाइन. उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की उन्होंने लाइसेंसिंग ली, एज अ लाइसेंसी उन्होंने बनाने शुरू किए. बट इट्स नॉट कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी आई. Right. उन्होंने बाकी चीज़ों में बहुत काम किया, जैसे स्टीम टर्बाइन है, बाकी आपके जो स्टीम पावर जनरेशन है कोल बेस्ड या ऑयल बेस्ड, उसमें येस दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, अपनी इनोवेशन बहुत है. बट फ्रॉम द कंबाइंड साइकिल इट्स प्राइमरीली देयर आर 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, Siemens, GE एंड Mitsubishi. Interesting. अब वो आपस में रेस लगी होती है कौन सा है. जब हमने ये RLNG के आए तो वी वन ऑल 3 प्रोजेक्ट्स. Equipment is all GE in all 3 RLNG projects with different EPC contractors of course. The technology is all GE. तो हमने इसमें उस वक्त the world most efficient project implement किया, which is in fact Haveli Bahadur Shah, 62.4% efficiency and it was proved to be at 64. ठीक है. उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुई, GE का भी बेहतर इक्विपमेंट आया, बाकी लोगों का भी आया. बट देन आई थिंक वी मेड अ बिग इनरोड्स इन पाकिस्तान मार्केट विद दिस आर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. मेक सेंस. GE का एक जॉइंट वेंचर हुआ था एंग्रो के साथ ऑन डेटा फ्रंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. डू यू हैव एनी आइडिया? डेटा के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर GE का जॉइंट वेंचर हुआ था के ऊपर. हाँ जी. एंग्रो के साथ. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे. व्हाट वाज दैट? उसमें वो है कि आपकी देखें, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो आपका जो डिजिटल स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स आपके बेहतर हो गए. सो यू स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम योर इक्विपमेंट, वो चाहे इंडस्ट्री हो चाहे आपके पावर प्लांट हो कुछ भी हो. तो GE ऑल्सो थॉट कि हम डिजिटल जो है उस स्पेस में कुछ काम करें. तो GE केम अप विद अ बिजनेस GE डिजिटल. सही है.
एंग्रो वॉज वेरी मच इनटू दैट बिजनेस। वो उस वक्त सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम कर रहे थे। तो हमने पाकिस्तान में इनफैक्ट द जी पावर का जब फर्स्ट जीई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ पावर प्लांट, जिसको हमने फ्रॉम डाटा एक्विजिशन से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करनी थी, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबली वाज साइंड इन पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है जी, विद सैफायर एनर्जी। तो हमने उस वक्त फिर पाकिस्तान में एक तो स्कोप बहुत था आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो है अब भी। तो वी सॉर्ट ऑफ लाइक गॉट टुगेदर विद एंग्रो, और उनके साथ हमने बेसिकली जी डिजिटल की कुछ सॉफ्टवेयर बनाने थे, कुछ वो डाटा की जो आपकी एनालिसिस है उसके लिए। तो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक हमने एक जॉइंट वेंचर उनसे किया था। सही है। वो डिजिटल स्पेस में वो अभी भी चल रहा है या कुछ अर्सा चला, नहीं फिर वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके वेरियस रीजंस के वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो आई मीन देयर वर टेक्निकल इश्यूज, देयर वर कमर्शियल इश्यूज, व्हाटएवर। वो जॉइंट वेंचर नहीं हुआ, वो कुछ अर्सा चला, फिर वो ख़त्म हो गया। देन एंग्रो वेंट इज ऑन इज ऑन, एंड जी ने फिर अपना खुद करना शुरू कर दिया। मेक सेंस। अच्छा, थोड़ा सा अगर इफ आई वर टू गेट सम इनसाइट नाउ ऑन, अगर मैं एक लूज बॉल आपको फेंकता हूँ मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान के पावर सेक्टर में क्या इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व ही नहीं होके देते। मतलब हर 10 साल बाद एक नया सोल्यूशन आता है, और हर 10 साल बाद हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार या तो लोड शेडिंग बहुत बुरी है, या महंगाई बहुत ज़्यादा है बिजली के सेक्टर में। अगेन मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि दुबई में जो मुझे कॉस्ट आती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सारी की सारी थर्मल से बनती है, और वहाँ पे हर चीज़ इज़ एक्सपेंसिव, राइट, इवन लेबर एंड एवरीथिंग, वो 27 से 29 रुपए की है पर यूनिट। और पाकिस्तान में मुझे वो सेम अमाउंट ऑफ बिजली जो है वो 55 रुपए की पड़ती है। डजंट मेक एनी सेंस कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर लगा हुआ है, बड़ा सस्ता है, हाइडल से बड़ा सस्ता आपको बिजली मिल रही है। और ये मैं गर्मियों का रेट बता रहा हूँ, जो आपका हाइडल भी बड़ा एफिशिएंट है। तो मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। और मसला उसमें ये है कि पाकिस्तान में वी टॉक ऑल अबाउट आटा, रोटी, कपड़ा, मकान, एक्सपोर्ट्स। मेरा मसला ये है कि किसी भी इकोनॉमी को गेज करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी एनर्जी या पावर को समझना है कि उनका एक्सेस टू एनर्जी एंड पावर कैसा है। आपके पास सस्ती गैस आ रही है, सस्ता पेट्रोल आ रहा है, सस्ती बिजली आ रही है, क्योंकि वो बेस लाइन है, उसके ऊपर सारा आपका इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर खड़ा होगा। जिस कंट्री के अंदर बिजली इतनी एक्सपेंसिव है, एक तो इनएफिशिएंट है, अनअवेलेबल है एट टाइम्स, और एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर आप जिस किस्म के भी सॉल्यूशंस निकाल लें, वो तो आप चेपियाँ लगा रहे हैं जो कि इवेंचुअली वन वे और दी अदर वो कोलैप्स करेंगी। तो व्हाट इज़ योर थॉट, अगर मैं एक होलिस्टिक सवाल पूछूं कि पावर सेक्टर को प्रॉब्लम क्या है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज यू बीन देयर थ्रू आउट 90s से लेकर आज तक, तो आपने क्या एवोल्यूशन होते देखी है और क्या मसाइल आपको नज़र आते हैं? देखिए, बॉटम लाइन नंबर 1, एनर्जी मिक्स। आपकी जो एनर्जी जनरेशन है हमारी, अनफॉर्चुनेटली मिड 20s आप कह लें कि 2000 एंड उसके बाद वो चेंज होना शुरू हो गई। हमने ज़्यादा रिलाय थर्मल पे करना शुरू किया विदाउट रियली रियलाइजिंग। खैर उस ज़माने में ठीक था, बट देन ये कि आपका फ्यूल कहाँ है, आपको फ्यूल बाहर से लाना पड़ा। ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहला मसला एनर्जी मिक्स है। ठीक है जी, जिससे आपकी जो, अब देखें, आपकी हाइड्रो सस्ती है, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर सस्ती है जो लगे हुए हैं, ठीक है ना, आपकी रिन्यूएबल है अगर वो सस्ती है, लेकिन जब आप थर्मल पे आते हैं तो वो बहुत महंगी है। इंपोर्टेड फ्यूल पे है, इंपोर्टेड गैस है, इंपोर्टेड कोल है। ठीक है जी। और फिर जब जो कंट्री डायनामिक्स, जो आपकी इकोनॉमिक्स चेंजेस आती हैं, वो बहुत डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती हैं जब आपने हर चीज़ इंपोर्ट करनी है, फ्यूल ख़ास तौर पे इंपोर्ट करना है। तो हमारा एक सबसे बड़ा मसला है एनर्जी मिक्स। दूसरा मसला जो है वो है हमारे कि हम ये IPPs की तो बातें करते हैं, ठीक है जी। देखें, अगर IPP ना होते तो प्रॉबेबली हम ये जो जनरेशन आज है हमारे पास शायद ना होती, ठीक है ना। अब तो यही कहना चाहिए, प्रॉबेबली हम उसको कोई सोल्यूशन निकाल लेते। IPPs को हमने, देखें, IPP कोई नई चीज़ नहीं है, सारी दुनिया में है, और IPPs को आप कैपेसिटी पेमेंट भी देते हैं, एनर्जी पेमेंट भी देते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है, कोई पूरी दुनिया में अनयूजुअल नहीं है। अब मसला ये है कि आपने
जितनी भी पेमेंट थी वो सब डॉलर इंडेक्स्ड की। ठीक है। तो आपने, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था सब कुछ, इसलिए आपने कहा कि जी आपको जितनी, अब आप देखें आप बिजली कंज्यूमर को रुपए में देते हैं लेकिन आप उस बिजली को डॉलर में ख़रीदते हैं। ठीक है ना। अब अगर तो वो डॉलर वही रहे, उसकी जो एक्सचेंज रेट है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अब अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाए तो आपको कंज्यूमर से तो आपको रुपए मिल रहे हैं ना, आप कितने को रुपए देंगे? आपने कैपेसिटी पेमेंट पे करनी है, आपने एनर्जी पेमेंट पे करनी है, तो आपके पास एक ये गैप आ जाता है। तो दैट एड्स टू योर्स, वो जो फेमस सर्कुलर डेट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर आपके पास ये एक इशू है कि हमारे यहाँ एक बड़ा पेक्यूलियर फिनोमेना है कि समर और विंटर पीक। समर हम 26-27 हज़ार 28 हज़ार मेगावाट भी हमने टच किया, विंटर में हम 10-12 हज़ार मेगावाट यूज़ करते हैं। नाउ आपके पास जो 15-16 हज़ार मेगावाट पड़ी है वो आपने मेंटेन तो करनी है, उसके पैसे आपने देने हैं। आप उसको रेवेन्यू आप उससे जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसके पैसे, चाहे वो आईपीपी है चाहे वो पब्लिक ओन्ड प्रोजेक्ट है, आपने उसके पैसे तो देने हैं, उसको मेंटेन तो करना है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो देनी है। तो वो एक इशू है, वो आपके सर्कुलर डेट में आता है। और तीसरी बात ये है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कूलिंग लोड, कि समर में हमारे पास एयर कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसको लोड जहाँ 27-28 मेगावाट चले जाता है और फिर हम 11-12 पे आ जाते हैं। अब ये जो पैरिटी है, इसकी एक सबसे बड़ा वजह इन माय ओपिनियन कि हमारे पास इंडस्ट्रियल लोड का इशू है। देखें, प्रोसेस इंडस्ट्री को रिलायबल और अफोर्डेबल और एक बड़ी ही कांस्टेंट उसके ऊपर एनर्जी चाहिए होती है। आपका प्रोसेस प्लांट वरना ख़राब होता है, वो बंद होता है। बंद होना एक बहुत बड़ा इशू है। इसी वजह से हमारे पास कैप्टिव पावर आई। कैप्टिव पावर तकरीबन 6-6.5 हज़ार मेगावाट है इस वक्त। कैप्टिव पावर जिनको नहीं पता उनके लिए अगर आप एक्सप्लेन कर दें। कैप्टिव पावर, हमने जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस था 90s में, तो इंडस्ट्री को कहा कि जी आप अपने पावर प्लांट खुद लगा लें। तो जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जितनी प्रोसेस इंडस्ट्री, ख़ासतौर पे आप फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र हो गया, सब ने अपने पावर प्लांट्स लगा लिए। छोटे पावर प्लांट, उनको हमने गैस दी, मोस्टली दीज आर गैस बेस्ड, तो वो गैस वहाँ यूज़ होनी शुरू होगी। दीज आर इनएफिशिएंट कंपैरेटिवली प्लांट्स, बट इंडस्ट्री को फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक फिक्स टैरिफ पे और एक रिलायबल एनर्जी उन्हें मिलनी शुरू हो गई। उससे ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्री बढ़ी, आपकी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट आपकी हुई। बट देन नुकसान उसका ये हुआ कि आपके ग्रिड पे लोड कम हो गया। अब आप जब ग्रिड पे लोड, आप अपना जनरेशन अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रिड पे लोड कम है, तो आपका ये पैरिटी आ गई जो मैंने आपको बताया कि जी 28 हज़ार मेगावाट एक तो कूलिंग लोड है, प्लस आपका इंडस्ट्रियल लोड जो है वो ग्रिड पे नहीं है। आपका 6-6.5 हज़ार मेगावाट इंडस्ट्री अपने लिए जनरेट करती है जो कि ग्रिड पे नहीं है। ठीक है, तो आप वो रेवेन्यू भी नहीं रियलाइज़ कर पा रहे, वो भी आपका एक इशू हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये है कि आपने अपनी प्रोजेक्शंस बनाई, जितनी भी आप हर 5 साल की फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाते हैं, आपने अपनी एक ग्रोथ से आपने कहा जी 4% जीडीपी ग्रोथ होगा। अब फॉर ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न, कोई और रीज़न, कोविड भी आपका आ गया, आपकी वो जीडीपी कम हुआ, तो उससे आपकी जो आपने जनरेशन तो लगाई उस हिसाब से, लेकिन आपकी वो ग्रोथ उस तरह हुई नहीं, तो आपकी वो कंजम्पशन नहीं हुई। अब आपकी जनरेशन लग गई, अब उसको आपने पैसे तो देने हैं। जिससे इन्वेस्टमेंट की है उसने अपने डेट सर्विसिंग करनी है, उसने आपसे कैपेसिटी पेमेंट लेनी है प्लांट मेंटेन करने की, तो वो आपको पेमेंट तो करनी है। तो अब इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास, हम उसे कहते हैं कि इंस्टॉल्ड बेस इज़ अराउंड 47,000 मेगावाट। But that doesn't make any sense, right? 47 अवेलेबल इज अराउंड 37 मेगावाट, 37,000 मेगावाट। अवेलेबल क्यों कम है? ठीक है, देखिए
आपका सब प्लांट हर वक्त चल नहीं रहे होते, ये चल पा नहीं सकते, कोई किसी को मेंटेनेंस चाहिए। आई मीन इट्स अ स्टैंडर्ड, इट्स अ टेक्निकल इशू, इट्स नथिंग टू डू विद के जी IPP है या गवर्नमेंट है। थियोरेटिकली 47,000 प्रोवाइड हो सकते हैं, बट एनी गिवन टाइम आपको 37,000 ही मिलेंगे, मिल सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपकी इंडस्ट्रियल ग्रो, अब ये आपने आज से 10 साल या 15 साल पहले प्रोजेक्शन दी, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे आप उसको इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करते। देखें, सबसे बड़ा लोड आपका इंडस्ट्री से आता है, डोमेस्टिक से आता है, कमर्शियल से, ठीक है। आपकी अगर इंडस्ट्री उस तरह ग्रो करेगी, कमर्शियल उस तरह ग्रो करेगा, तो आपकी रेवेन्यू भी उसी तरह जनरेट होंगे। अब आपने प्रोजेक्शन उस तरह बनाया कि GDP 6% या 4% या 5% पे होगा, आपने उस हिसाब से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बना ली और आपने उसको लगाना शुरू कर दिया। बट देन अनफॉर्चुनेटली वेरियस रीजंस आपकी वो ग्रोथ GDP की नहीं हुई, आपकी जनरेशन तो लग गई, अब आपने उसके पैसे देने, तो वो भी सर्कुलर डेट में ऐड होता गया। डू यू थिंक कि ये पॉलिसी ही इस तरह से गलत थी कि अगर आपके पास कैप्टिव ऑलरेडी लगी हुई थी, तो बजाय इसके कि आप जाते हो जाके खुद से सॉवरेन गारंटीज करते हैं, आप उन्हीं को कहते हैं कि यार आप ग्रिड पे आओ, अपनी एक्सेस कैपेबिलिटी बेच दो, और अगर आपने और लगा के और बेचना है, मतलब आप उसको एसेंशियली प्राइवेटाइज कर देते हैं ना। लेट द मार्केट ड्राइव द प्राइस, लेट मार्केट ड्राइव द इन्वेस्टमेंट। In 2014, do you think there was a requirement for sovereign guarantees, considering के इकोनॉमी बहुत ग्रो कर चुकी हुई थी पूरी दुनिया में, दुनिया भर में? माई अंडरस्टैंडिंग है कि सॉवरेन गारंटीज एट दिस पॉइंट नहीं दी जाती। आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट करो, अगर आपको वारा खाता है, अगर उसमें चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं तो रिस्क हमेशा होता है हर बिजनेस के अंदर। वाई इज़ पावर सो स्पेशल कि उसके अंदर हम गारंटी देते हैं कि यार तुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे दुनिया जैसे। इसके बगैर होता नहीं। देखिए, कंट्री, स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इररिस्पेक्टिव, आपने जब एक इन्वेस्टर आता है, देखें ये बहुत कैश इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत कैश इंटेंसिव इंडस्ट्री है, आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर को सिक्योरिटी तो चाहिए, ठीक है ना। अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, आपके पॉलिटिकल सिचुएशन जब आप वो देखते हैं, तो एक बाहर बैठा इन्वेस्टर वो क्यों आपके मुल्क में करेगा जब उसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और मुल्कों में मिलेंगी। बट दैट्स माय क्वेश्चन, राइट, कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो कैप्टिव वाले हैं वो आपके लोकल इन्वेस्टर ने भी 5-6 हज़ार तो उन्होंने भी लगा दिया। अगर उनको स्पेस दी जाती तो शायद वो उसको 10-12 पे भी ले जाते। तो डिड वी इवन नीड कि वो डॉलराइज्ड एक इन्वेस्टर आए और वो डॉलराइज्ड आपसे कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि वो बाहर गए, उसको बाहर ही पैसा लेकर जाना है। अगर हम शायद लोकल को ज़्यादा एम्पावर करते। अब आज जिस तरह अगर मैं कहूँ कि रीसेंट टाइम्स की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो मुझे नज़र आती है वो मुझे थर कोल एंड एंग्रो कोल नज़र आती है, राइट। लोकल इन्वेस्टर, लोकल न्यू के हमने गेम क्या खेल रही है, उसने इवन फ्यूल लोकल उठाया। मैं उस दिन लिस्ट देख रहा था, तो जो आपकी जो फर्नेस ऑयल तो इट्स जस्ट थ्रू द रूफ, राइट, वो तो 80 रुपए का यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको लार्जली इन्होंने बंद ही रखा हुआ है इसी वजह से, बस उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो जितने भी गैस वाले हैं वो एनीवेयर बिटवीन लेट्स से 25 रुपीज़ टू 45 रुपीज़ के दरमियान आपकी कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रहे हैं। और फिर आपका लोकल कोल है जो कि आजकल की इकोनॉमी में आपको 6-6.5 रुपए का बिजली का यूनिट दे रहा है, और वो पूरा का पूरा लोकल इंडस्ट्री ड्राइव कर रही है। और उसी में फिर आप देख रहे हैं ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है कि वो कह रहे हैं जी ठीक है, कोल के ऑपरेशंस में भी ग्रोथ आ रही है और अब प्लांट्स भी एक्सपैंड करने की वो बात कर रहे हैं। मे बी 94 में मैं ये बात मान सकता हूँ कि यार हम बड़े गंदे साइकिल में फंसे हुए थे, हमें डेस्परेटली फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना था। 2004 में मेरे लिए वो शायद क्वेश्चन मार्क होगा कि हम बड़े अच्छे उस पे थे, हमारे पास बड़ा सारा मुफ्त का अमेरिकन पैसा आ रहा था, अगर हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करते तो हम उस पर लोकली कर सकते थे। बट 2014 में तो शायद बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं थी। वी हैड ग्रोन टू सच एन एक्सटेंड कि हम शायद अपने लोकल the Manchas of the world and the Angros and the Lakhanis could have potentially participated in something like this. Do you think? देखें, इसमें आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। देखें, इक्विपमेंट आपका सब बाहर से आता है, हम लोकल तो मैन्युफैक्चर नहीं होता, ठीक है ना। मैंने आपको 3 मैन्युफैक्चर्स ना लार्ज पावर प्लांट्स के लिए, ठीक है। कैपेक्स आपका डॉलराइज्ड ही है, वो कैपेक्स आपका डॉलराइज्ड ही है, ठीक है ना, और वो रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने बात की थर्कोल की। देखें, आई थिंक वी मिस द बोट in 90s when we did not develop the थर्कोल। थर्कोल कोई नई चीज़ नहीं है, राइट। थर्कोल आपको मिले 50s-60s में, आपको पता था आपके पास थर्कोल है, बट हमने डेवलप नहीं किया। क्या वजह थी, डू यू थिंक? पॉलिटिक्स है या इनकॉम्पिटेंस है या
क्या आप क्या कहेंगे? I think it's combination of everything: politics, incompetency, wrong decisions. ठीक है ना? Short term, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो था ना वो था short term vision. क्विकली बस को क्या लग सकता है? हाँ. अब आप जस्ट अब वो कहते हैं ना कि हम एग्जांपल हमेशा इंडिया की देते हैं. अक्रॉस द बॉर्डर राजस्थान में भी वही कोल है जो थर में है. हाँ. उन्होंने 60s-70s में डेवलप कर लिया था. वहाँ पे प्लांट अगर आप देखें अबाउट ऑलमोस्ट 40-45% इंडिया में जनरेशन जो है वो कोल पे है आज भी, एंड मोस्ट ऑफ इट ऑन लोकल कोल. ठीक है ना? एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट आर बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ थर कोल जो कि सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर है, उसी इलाके में है. हमने उसे डेवलप नहीं किया. हमने आके उसे 2010 के बाद डेवलप करना शुरू किया. तो आई थिंक वी मिस्ड बिग टाइम देयर. ठीक है ना? इसी तरह हमने हाइड्रो को जिस तरह डेवलप करना चाहिए था उस तरह नहीं किया. हमने 1-2 डैम देखें. हाइड्रो किस द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द हाइड्रो इज वाटर मैनेजमेंट. ठीक है? एंड देन पावर जनरेशन. ठीक है ना? जब आप वाटर मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं, आप उसके साथ होते हैं, तो हम और फिर हमने तरबेला जैसा डैम बनाया. टेक्निकली अ डैम ऑफ द साइज ऑफ तरबेला वो अगर स्टैंड अलोन होगा तो आपको 100% कभी भी नहीं देगा. ठीक है ना? हमेशा उसके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप डैम बनाते हैं तो वो फिर आपको सपोर्ट करता है. वो आपको एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन देता है, आपको कंटिन्यूस कंट्रोल ऑफ वाटर देता है. वी डिडंट डू दैट. इनफैक्ट अगर आप देखें तो mid-60s में स्टडी हुई थी ऑन पाकिस्तान वाटर मैनेजमेंट, जिसमें ये हम आप आज सुन रहे हैं ना, मोहम्मद डैम, बादशाह डैम, ये सारे mid-60s में आइडेंटिफाई हुए थे कि इस जगह पे कालाबाग डैम, इस जगह पे ये डैम बनना चाहिए, ये इस तरह बनना चाहिए, इस पे इतना वाटर वो स्टोर होगा, रेजरवायर इस तरह होगा, इस पे इतनी जनरेशन हो सकेगी. ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है, लेकिन वी मिस्ड इट. ठीक है ना? वी मिस द हाइड्रो फर्स्ट एंड देन वी मिस द थर कोल. ठीक है ना? अब थर कोल पे अगर हम आते हैं तो यस, अब इशू ये हो गया है कि अगर आज अब हम थर कोल डेवलप किया, अभी तकरीबन 2600-3000 मेगावाट वहाँ से जनरेट हो रहा है. इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल. बट नाउ वो एनवायरमेंटल इश्यूज आने शुरू हो गए, कार्बन कैप्चर और वो सारा कुछ. ठीक है ना? अब जो आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एनी केस. आपको इवन जब हमने थर कोल माइन जो ब्लॉक 2 डेवलप किया उसमें भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी. ठीक है? चाइनीज़ आए, उनसे वो हुआ. पावर प्लांट डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने किए, सीपेक में हुए और वो हुए. तो आपको वो तो रहेगा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी. अब आपको, और वो कोई अनयूजुअल बात नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको चलाते हैं, आप उसको जो फ्यूल की जो आप कॉस्ट बेयर करनी होती है, अगर आपके पास लोकल फ्यूल हो, अब आपका हाइड्रो लोकल है आपकी जो कि रिन्यूएबल में आती है, थर है, थर अब कितना डेवलप होता है स्टिल टू बी सीन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है ना? हालांकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ठीक है? बट स्टिल वी बीइंग पुट अंडर प्रेशर कि जी आप वो करें, आप करें. पूरी दुनिया ने कार्बन निकाल के अपने आप को डेवलप कर लिया, हमारी बारी आई तो अब हमारी बारी आई. और लेकिन बहुत से कंट्रीज कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं करना. इंडिया, चाइना, दे आर स्टिल इवन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स टुडे ऑन कोल. ठीक है ना? तो अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि हमारे वो वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इन द इंटरनेशनल मार्केट कि हम खड़े होकर कह सकेंगे यार नहीं, ये हमारा फ्यूल है, ये हमारी अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट है, हम इसी पे करेंगे, आपने जो करना है. वी कांट डू इट, वी नॉट डूइंग इट अनफॉर्चुनेटली. वी शुड डू इट. ठीक है जी? अच्छा, अब आ जाती है बात रिन्यूएबल पे की. फिर आप, हमारे पास विंड की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास सोलर की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे. उसकी भी रीजंस आप कह लें कि ये नहीं है कि अब ये छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं. सोलर हो गया, विंड हो गया, इसमें लोकल आप देखें सारे लोकल डेवलपर्स हैं एंड वी कैन डू अ लॉट ऑन इट. ठीक है? अब इसमें एक चीज़, हम जनरेशन की तो हम बहुत बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं. आर अदर मेजर प्रॉब्लम इज़ कि हमने प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े लगा लिए, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं सक रहे.
ठीक है। हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनी जनरेशन के साथ कंपैटिबल नहीं किया, उसको उस तरह डेवलप नहीं किया। हमने बात की कि जी जो कैप्टिव पावर हैं 6,500 मेगावाट को आप ग्रिड पे ले आएँ, उनको रिलायबल ग्रिड चाहिए। हमारा ग्रिड रिलायबल नहीं है बिकॉज वी डिड नॉट डू इन्वेस्टमेंट, वी डिड नॉट डू डेवलपमेंट ऑन ये आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सीपैक के टाइम के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था कि जी डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड किया जाएगा, राइट। सीपैक पे कुछ मेजर वो आए थे, एक वो ट्रांसपोर्टेशन में ML1 की बात हुई थी कि जी रेलगाड़ी आ जाएगी, कोयला बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ट्रक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन का आया था कि जी पहले पावर प्लांट्स लगेंगे 40,000 पे 45,000 पे हम ले जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हम जाके पूरे पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहॉल करेंगे, लाइन लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे और एक क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वापस हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं उसका। डू यू हैव एनी इनसाइट ऑन व्हाट हैपेंड, व्हाई वर वी अनएबल टू? क्योंकि अपने पैसे से तो साफ सी बात है, जहाँ पर आपकी डेट इतना ज़्यादा है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाके उसको अपग्रेड करेगी, तो मुझे वो होता नहीं नज़र आ रहा। इनकम्पिटेंसी, रॉन्ग डिसीजंस। आपने सारे इन्वेस्टमेंट, आपने सब जोर लगा दिया जनरेशन पे, सबको बताया कि जी हमारे पास बिजली नहीं है। हाँ। ये नहीं किया कि जी बिजली तो अगर आ गई तो वो पहुंचेगी कैसे। हाँ। ठीक है ना। आप देखें हमारा सिस्टम, आपको याद होगा इस साल जनवरी में, लास्ट ईयर भी पूरा कंट्री कोलैप्स हुआ था। बिल्कुल। वो रीज़न आप कोई भी कर लें, ठीक है ना जी, कि ये प्लांट बंद हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो अपनी जगह है। बट द बॉटम लाइन इज़ कि हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपको लोड चाहिए उसको वो हैंडल नहीं कर सका था। इट गॉट ओवरलोडेड एंड इट कोलैप्स्ड। ठीक है ना। अब अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप वो कैप्टिव को आप कहते हैं नहीं जी आप कैप्टिव बंद है, आपको हमने कोई फ्यूल नहीं देना, आप ग्रिड पे आ जाएं, ठीक है ना, आप सिस्टम भी रिलायबल कर लें। तो बात वही है ना, सिस्टम रिलायबल करने के लिए आपको उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड बाय द वे जितनी आप जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, उतनी ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट अ चीप थिंग एंड इट टेक्स टाइम। ठीक है ना। तो आपको वो इन्वेस्टमेंट जितनी आप उसमें करते हैं वो आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए। आई थिंक टुडे फॉर नेक्स्ट 5-10 years हमारा सबसे बड़ा जो इशू होगा, या जो हमारा सबसे बड़ी जो बॉटम लाइन जो हमारा एक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है उसको आप ताकि कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। बट देन इसमें एक तो उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, मुझे नहीं नजर आई एटलीस्ट। और दूसरा ये कि जहाँ पे हम 47,000 पे आज खड़े हैं, वहाँ पर 4 डैम्स बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं, कोयले की एक्सपेंशन हो रही है। तो ये तो 47 जो है 60 पे चला जाएगा और फिर 65 पे चला जाएगा। आपने तो 2 डबल एज्ड प्रॉब्लम बता दी। पहला ये कि जी डिमांड साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरा ये कि अगर डिमांड मैजिकली आ भी जाए तो तारें ही एग्जिस्ट नहीं करती उन तक पहुंचाने की। तो ये तो फिर वेर गोइंग टूवर्ड्स, आई मीन अभी तो मुझे लग रहा है हम अच्छे जा रहे हैं। अभी तो जो इस वक्त सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो आज 5 साल बाद शायद इससे भी बहुत ज़्यादा बदतर हो। एंड सो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट हाउ डू यू सी, अगर चले सोल्यूशंस की हम एक बात कर सकते हैं बाद में, बट बिफोर द सोल्यूशंस आज जो इको सिस्टम है, आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है, जाहिर है आपने उस टाइम के ऊपर जब स्टार्ट किया होगा तो आपने एक आइडियलिस्टिक सोच होती है, अच्छा ये हो रहा है तो ये होगा, ये हो रहा है तो ये होगा। बंदा बहुत सीखता है जब चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से होती हैं। अभी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यार इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जो पावर की सिचुएशन होगी वो किधर खड़ी होगी, आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि आपके जो पुराने प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वो फेज़ आउट होते जाते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपके फॉर एग्जांपल जो 98 में या उससे पहले के जो लगे थे, या 98 पॉलिसी IPP के, वो अब ऑलमोस्ट फेज़ आउट हो रहे हैं। ठीक है ना। अब उसको आपने रिप्लेस तो करना है। ठीक है ना। गुड थिंग इज़ कि आगे जो प्लांट आ रहे हैं, जैसा आपने बताया, कहा कि हाइड्रो प्लांट्स हैं, ठीक है जी, आपके रिन्यूएबल में सोलर आएगा, आपका वो विंड आएगा, तो जो आपकी रिप्लेसमेंट है वो रिन्यूएबल में रिलेटिवली चीपर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, एंड जिसमें सप्लाई शॉक नहीं है ग्लोबल प्राइसेस का। जी हाँ। ठीक है। अब
फिर वो तो आई मीन दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स गुड कि आपकी एटलीस्ट पाइपलाइन में जनरेशन में कुछ आ रहा है अगले 5-10 साल में जो कि और देखें ठीक है हम लोगों ने बीच में कंट्री ने अगर आप देखें तो हमारे मुल्क ने 7-8% की भी ग्रोथ देखी है जीडीपी ग्रोथ और हमने नेगेटिव ग्रोथ में भी आए हैं ठीक है ना तो वो एक आप ये नहीं कह सकते कि जी हालात ऐसे रहेंगे इंशाल्लाह इट विल कम अप आपकी ग्रोथ 5-6% 4-5% पे आती है तो आपकी ये जितनी जनरेशन आप है इस वक्त या आगे आप लगा रहे हैं वो कंज्यूम होगी लेकिन सर मसला उसमें ये ना जो नंबर्स देख रहा हूँ वो मैं नंबर्स बार जब मैं बात करता हूँ ना कि इफ़ आई कंपेयर टू दुबई एंड आई कंपेयर टू पाकिस्तान और आई इवन क्योंकि मैं इंडिया बंगला से तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा वो तो बहुत ही सस्ती बिजली है मसला ये कि यूर स्टक विद इन योर ओन जिसे कहते हैं मॉन्स्टर कि आपको ग्रो करने के लिए आपको सस्ती बिजली चाहिए लेकिन सस्ती बिजली के लिए आपको ग्रोथ चाहिए और वो एक दूसरे को कैनिबलाइज कर रहा है बेसिकली ये ऐसे ही है लेकिन देखें आपको ग्रो करने की अब अभी आप देखें आपके पास सरप्लस एनर्जी हम कहते हैं है ठीक है ना जनरेशन है ठीक है ना आपका कंस्ट्रेंट क्या है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आप उसे बेहतर करें ठीक है put all your efforts in transmission distribution system so that कि आपको जब चाहिए एनर्जी देखें ना मसला ये है ना कि जब आपको चाहिए एनर्जी आपकी जनरेशन एक जगह पड़ी है जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे then what's the use of that generation right ठीक है ना और what's the use of that आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी इसलिए this is the time जो कि while हमारे पास so called एक्सेस जनरेशन है ठीक है जो है ठीक है ना और हमारे पास और भी एरिया दिस द टाइम कि हम अपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करें ऐड करें देयर इज़ अ ह्यूज opportunity of adding more substation, more grid station, transmission lines and other technical things ठीक है ना कि आप उसको रिलायबल करें ताकि आपका इंडस्ट्रियल का यूज़र जो है वो भी आपके उस ग्रिड लोड पे आए ठीक है ना तो ये देखें आज अगर हम देखें तो हम जहाँ पे हैं अगर इसको हम अपनी कंट्री की जो हमारे मुल्क की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना इज़ प्राइमरी थिंग एंड देन अलॉन्ग विद इट आपकी जो पावर की जो है आपकी एनर्जी अवेलेबल है आपको और आ रही है आपने उसको रिलायबली अपने यूज़ में लाना है उसको इम्प्रूव करें उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ताकि आपने कहीं नहीं सुना होगा कि जी लाइट बंद हो गई या कुछ हो गया देखें लोड शेडिंग अपनी जगह पे है लेकिन आपकी ट्रिप हो गया सब कुछ वो क्योंकि आपका सिस्टम नहीं है आपके आज से 60 साल पुराना सिस्टम है वही चलता आ रहा है और कभी अपग्रेड नहीं हुआ दरमियान में हुआ है उस देखें पेस नहीं है ना देखें अगर आप उस पेस से जिस पेस से आपने अगेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई देखें आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई 90s में आपके पास पावर नहीं थी आपने कैप्टिव पावर अलाउ कर दिए ठीक है ना अब आप जब आपके पास एनर्जी आ गई जनरेशन आपके पास आ गई हम बड़े दावे करते हैं कि जी हमने इतने मेगावाट लगा लिए आप उस इंडस्ट्री को जो कि आपकी लगी उसको आप डिलीवर नहीं कर पा रहे डिलीवर अगर करते भी हैं तो वो रिलायबल नहीं होती है अच्छा चलें इसमें अगर मैं आपसे पूछूं के इलेक्ट्रिक का हमारे पास एग्जांपल सामने बड़ी बात होती है इसके ऊपर जी प्राइवेटाइज कर दें डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दें सिंगल बायर्स मॉडल हटा दें थोड़ा सा ना वो रेगुलेटरी साइड के ऊपर और इसमें मैं रेगुलेटरी को दो एरियाज में करूँगा एक कंज्यूमर साइड के ऊपर करूँगा और एक मैं ओवरऑल लेट्स से B2B साइड राइट सो डू यू थिंक कि एज अ फर्स्ट स्टेप जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए है जिसमें शायद देखिए जब पाकिस्तान में एक टॉप लेट से आपकी बॉडी है जिसने पूरे पाकिस्तान को सॉल्व करना है दैट्स अ बिग नाइटमेयर बट अगर मैं उसको इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देना शुरू कर दूं तो कम से कम वो अपने साइलों को तो या अपने डिस्ट्रिक्ट को तो फिक्स करना शुरू करेंगे एट द वेरी लीस्ट एंड जाहिर है कि आप इस सेक्टर के हैं आपने के इलेक्ट्रिक को भी देखा होगा के इलेक्ट्रिक के ऊपर पब्लिक साइड से बहुत बैकलैश आता है बट एक आप यूर कॉर्पोरेट गाय या बिजनेस गाय you would probably understand numbers much better, right? Are you supportive of the idea कि जितना जल्दी हो सके इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाए
or maybe that will increase efficiency, investment and overall optimization. ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. We should have privatized this in 90s, 20s. I mean 20s में ये privatization is the solution for the distribution companies. देखें ट्रांसमिशन जो होती है वो may not be privatized, ठीक है, but then distribution system should have been privatized. जो लास्ट माइल है बेसिकली वो, इसके बगैर आपकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं जो आपकी जो पिल्फरेज है, आपकी थेफ्ट है, आपकी जो और सारी ये जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक आप इन्हें प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ठीक है. डिस्कोज शुड ऑल बी मस्ट बी प्राइवेटाइज ASAP, ठीक है जी. इसी तरह आपकी जनरेशन जो है, देयर इज नो नीड फॉर जनरेशन इन द पब्लिक सेक्टर, इट हैज़ टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि देखें प्राइवेट सेक्टर को जब वो लगाता है वो उसको मेंटेन करता है, उसकी परफॉर्मेंस रखता है, ठीक है ना. आई मीन दैट्स वेरी वो अपनी रेवेन्यू जनरेट करता है. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है ना. अब आप देखें कि आपने देखा होगा बड़े वो डाटा आपको मिलते हैं, सोर्सेज हैं कि जी आपकी लॉसेज इतने ज़्यादा हैं, सारा कुछ है, ठीक है ना जी. हाँ, फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस भी ज़्यादा हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना. थेफ्ट इज़ वन ऑफ द इशू, बट ऑन टॉप ऑफ इट आपकी जो टेक्निकल आप लैग कर रहे हैं, जो आपकी जो टेक्नोलॉजी का इशू है उसकी वजह से भी आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो आपको ये प्राइवेटाइज करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके और इसे कर देना चाहिए, ठीक है ना. डू यू थिंक बायर एग्जिस्ट करता है ग्लोबली? अगर आप जाएँ एक ज़माने में, ठीक है, हमने के इलेक्ट्रिक तो बेच दिया, वो भी अबराज के पास गया था तो वो एक प्रॉब्ली उसके अलग मसाइल थे. फिर शंघाई इलेक्ट्रिक की बात आई बट दे पुल्ड आउट. डू यू थिंक कि ग्लोबल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप किसी लोकल को, मुझे नहीं लगता कि लोकल इन्वेस्टर के पास इतना सा है कि वो आके ख़रीद सकती है और उसको मैनेज कर सकती है. सो यू नीड अ ग्लोबल कंग्लोमरेट. इन योर ओपिनियन डू यू थिंक कि के इलेक्ट्रिक के मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे कि वो आके लेट से लेस्को, आईएसको, कैस्को, पेस्को जो कि बेचारे 40% लॉसेस पे चल रहे हैं, उनको इंटरेस्टेड होंगे? देखिए के इलेक्ट्रिक वो तो गुड एक्सपीरियंस टू बिगिन, बट आई मीन अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो पोलिटिसाइज हो गया बहुत ज़्यादा. जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुई, इफ़ेक्ट हुई. बट मेरे ख्याल में अगर आज भी हम के इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा उसको हम अनबंडल करें, ठीक है, कि उसको जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को अलहदा करते हैं. आई मीन रखें के इलेक्ट्रिक के पास, फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक से कहें कि आपकी जितनी जनरेशन है रन दैम एज IPPs, ठीक है, ठीक है, एंड सेल इट टू योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है ना. तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. कंपनीज बना के सेपरेटली मैनेज करें उसको. बॉटम लाइन इज कि आपकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए. डिस्कोज शुड मस्ट बी प्राइवेटाइज ASAP. चलें, मैं इसे एक और आपके वो करता हूँ. आपने अर्ली ऑन बोला कि विंटर लोड बहुत कम है, ठीक है. इंडस्ट्रियल का समझ आ गया मुझे और उसका सोल्यूशन इज़ अगेन बहुत वो टॉप डाउन सोल्यूशन है, तो वो आम कंज्यूमर को वैसे भी समझ नहीं आएगा. बट अगर मैं कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट की बात करूँ तो मुझे उसमें ये क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारे यहाँ आज तक गैस का गीज़र क्यों बिक रहा है, जबकि गैस आपकी 2027 में वैसे ही लोकल ख़त्म हो जाएगी अनलेस आप उसको वो करें. अभी ऑलरेडी इन सर्दियों में उन्होंने बढ़ाया है, मेरा ख्याल है कोई 100 up to 100% उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, तो आप शायद थोड़ा सा उसके ऊपर, वरना सब्सिडाइज गैस आप दे रहे हैं, राइट. $12 की LNG आप लोकल $2 की बेच रहे हैं. अवन का चलो मैं नहीं कहता, पाकिस्तानी को आज तक जो है ना वो गैस अवन क्या आदि है, ठीक है, मुझे लगता है उसकी कितनी कॉस्ट भी नहीं है. ज़्यादा कॉस्ट आपकी जो है वो टेम्परेचर लाइक जैसा कूलिंग थी तो हीटिंग की होती है कॉस्ट, चाहे वो वाटर हो या एनवायरनमेंट की हो. अप अनटिल कपल ऑफ ईयर्स अगो हमारे पास तो कोई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर हीटिंग के मैकेनिज्म नहीं आया था. वो इन्वर्टर ACs आ गए हैं तो वो पब्लिक नहीं यूज़ करना. मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली अपना बता देता हूँ कि हमारा भी पूरी ज़िंदगी ये होता था, गर्मियों में बिजली के बिल जो है वो 1700-1800 यूनिट, सर्दियों में जी 400, 500, 600 यूनिट. अब जाकर पिछले 2-3 साल में ऐसा हुआ है कि जी अक्टूबर और मार्च अप्रैल में समझ लें कि वो 800-900 टच करता है, वरना दिसंबर और जून का एक जितना बिल होता है, राइट. एंड आई फाउंड दैट टू बी फेयरली यूजफुल, क्योंकि हाँ इस वजह से मैं कह सकता हूँ यार गैस आपने इतनी सब्सिडाइज़ की हुई है कि ज़ाहिर है मेरे लिए इंसेंटिव नहीं है, लेकिन अगर आप गैस को नॉर्मल प्राइस कर दें
तो मैं जाऊँगा, मैं जाके AC ख़रीदूँगा, मैं सर्दियों में अपना वो करूँगा जिससे बिल वो होगा। इसी तरीके से मेरी बात हो रही थी अगेन मलिक अमीन असलम साहब के साथ। उन्होंने कहा जी हम इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी लेकर आए, लार्जली उसका पर्पस ये था कि भाई आपकी इतना ऑयल इम्पोर्ट होता है, आप उस ऑयल को वो करें, रिप्लेस करें विद इलेक्ट्रिक कार्स जो कि आपकी बेसिकली ग्रिड पे लगेंगी और वो एक्सेस बिजली को यूटिलाइज करें। तो पहला तो आपका जो ऑयल इम्पोर्ट है डॉलर बेस्ड वो कम होगा, दूसरा आपका जो है वो बिजली की एक्सेस कैपेसिटी इस्तेमाल होगी। मुझे वो बड़ी लॉजिकल बात लगी कि यार आप लीप फ्रॉग भी करोगे, टेक्नोलॉजी में भी लीप फ्रॉग करोगे, आपका जो कोल लग रहा है उसको ऑफसेट करोगे विद दिस कार्बन न्यूट्रल वो। और थर्डली आपकी बिजली का पोटेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक बहुत मेजर यूथ कंज्यूमर क्लास इमर्ज करने लगी है, जिसको शायद अगर आप इलेक्ट्रिक पे ले आओ तो सडनली जो एक आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। डू यू थिंक इस किस्म की पॉलिसी इंटरवेंशंस गवर्नमेंट को करनी चाहिए हैं, और डू यू थिंक कि इस तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन से पोटेंशियली कोई सोल्यूशन मिल सकता है इस सारे के सारे अगेन जो मैंने कहा कि एक अजीब दलदल है जिसमें हम फंसे हुए हैं और हमें उससे एकदम से निकलना होगा? देखिए, अगर आपने जनरेशन ही अपनी थर्मल पे रखनी है फिर तो वो नहीं बनती ना बात, ठीक है ना। आप EV ले आएँ, बिल्कुल ठीक है, आई मीन देयर मस्ट शुड बी पॉलिसी जो कि कर रही है गवर्नमेंट EV को प्रमोट करने के लिए, लेकिन द जनरेशन जो आपको चाहिए उस EV को चार्ज करने के लिए वो भी तो आपकी थर्मल भी है ना आपकी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो ऐसा है। नहीं, बट उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है थर्मल पे है, वो कार्बन एमिशन उसकी एक पॉइंट पे हो रही है, लेकिन कम से कम आपकी कैपेसिटी पेमेंट की जो ऑफसेट है, या आपका जो लेट्स से 37,000 कैपेसिटी है और आप 28 यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो मैंने 9,000 का बफर पूरा करना है उसको मैं यूजिंग EVs, यूजिंग लाइक हीटर्स, इन चीज़ों में पोटेंशियली पूरा कर सकता हूँ। देखिए, आप बात सही कर रहे हैं, होना भी चाहिए। अब यही है ना कि आप EV कितनी जल्दी प्रमोट करते हैं, कितना टाइमली आप करते हैं ना। देखिए, EV के लिए आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए चार्जिंग का और वो सारा, जो कि नहीं हो रहा, ठीक है ना, उस पेस पे नहीं हो रहा जिस पे होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप EV को प्रमोट करें, ठीक है ना। प्लस आपकी EV की, ठीक है, EV इज़ एन एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू थर्मल टुडे। बाकी जो आपकी गाड़ियाँ हैं आपको इंसेंटिव देने चाहिए कि आप लोकल प्रोडक्शन करें, हमें ब्रिंग द कॉस्ट डाउन, ठीक है ना, व्हीकल की इटसेल्फ, ठीक है। प्लस आपका सबसे बड़ा इशू जो है वो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है जी, उसकी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए भी आपको पूरा एक पॉलिसी, आपको एक, अब ये चीज़ें हो रही हैं बट पेस इज़ वेरी स्लो। अब उसकी वजह आप कुछ भी कह लें, पॉलिटिकल कह लें, जो भी है, इकोनॉमिक हो गई, ठीक है ना, पर the direction we are moving in the right direction but very slow, ठीक है ना, एक इस चीज़ में। और सेकेंडली ये कि आपकी जो प्रमोशन टू दी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आप प्रमोट करें, ठीक है ना। आप, हाँ ठीक है, हमारे पास है पॉलिसी है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर और सब कुछ, बट अगेन द पेस जिस उस पे हमें करना चाहिए वो नहीं हो रहा उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड हैव मोर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ जिससे कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को जो है ना वो प्रमोट किया जाए। डू यू थिंक कंज्यूमर फ्रंट के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है कि यार बिजली के बिल बड़े महंगे हो गए हैं, घर की छत पे सोलर लगा लो? ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल को देखूँ उसको फ़ायदा है, नेट मीटरिंग कराओ, नेट ज़ीरो करा लो अपने बिल को, बट सोलर की जो बाई इन कॉस्ट है वो लार्जली अपर मिडिल या अपर क्लास के लिए है। मिडिल क्लास जो है वो अपना एकदम से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिल को ज़ीरो नहीं कर सकती। तो मुझे होता है कि यार आप जो एक्चुअली बिल भर भी रहा है ना, जिस क्लास के पास इस्तिताअत है बिल भरने की, आप उसको बेसिकली कह रहे हो कि यार तू ये कैप्टिव पावर और ओवर गया है, राइट, के तू ऐसा कर, तू अपना सोलर पे आ जा, बिल मैं सारा वसूल करूंगा मिडिल क्लास से और उसको मैं फर्दर कैपेसिटी पेमेंट ठोकूंगा क्योंकि अब तू भी सिस्टम से आउट हो रहा है। सो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ सोलर के बारे में। येस, इट डज साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लोग आके कहते हैं देखें ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, वो डिफरेंट इकोनॉमीज़, बिल्कुल डिफरेंट का सिस्टम था। हमारा तो इस वक्त मसला शायद डिफरेंट है, जिस केस में अगर हम लेट्स से कि 500,000 मेगावाट प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट पे अगर सोलर लगा भी दें तो वो इवेंचुअली ओवरऑल अगर मैं टॉप डाउन देखूं तो वो हमें
बॉटम लाइन ज़्यादा नुकसान देगा इस पॉइंट के ऊपर कंसिडरिंग आवर सर्कमस्टांसेस दैन एक्चुअली फ़ायदा देंगे? डू यू थिंक? नहीं, वो ऐसे नहीं है। देखिए, सोलर जब आप लगाएंगे, हमारा देखें उसमें एक इशू ये है कि सोलर या विंड जो हैं, जो रिन्यूएबल जिसे हम कहते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन साइकिल डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर और सारा कुछ, ठीक है ना। उसके लिए आपको अगेन मैं फिर वो उस पॉइंट पे आऊँगा कि ग्रिड रिलायबिलिटी जो है ना वो मैटर करती है। वो वेरिएबल लोड होते हैं, ठीक है ना, आपको वेरिएबल जनरेशन होती है। आप जब आपका ग्रिड सही होगा, रिलायबल होगा, तो आप वो जो वेरिएबल जनरेशन है उसको कंज्यूम कर सकेंगे, ठीक है। जब वो आप अपने सिस्टम में उसे कंज्यूम करेंगे प्रॉपरली तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। अब आप देखें हमारे कितने सोलर प्लांट लगे हैं, हार्डली 5-6 हैं जो लार्ज सोलर प्लांट हैं, वेयर एज वी शुड हैव बीन हैविंग अ लॉट नंबर ऑफ मोर दिस सोलर प्लांट्स। हमारे तो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, लैंड भी है और एनर्जी भी है, ठीक है ना। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब देखें इलेक्ट्रिसिटी में खाली जनरेशन नहीं, ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने सिस्टम स्टेबिलिटी देखनी होती है। आपका जो सिस्टम अगर स्टेबल नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं उस जनरेशन का। और जिससे प्योरली टेक्निकल जी, आपकी कहाँ आपका लोड सेंटर है, कहाँ आपका जनरेशन है और आपकी क्या लॉसेस हैं, और जब आप उसे यूज़ कर रहे हैं जो लोड सेंटर पे, तो आप किस तरह उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक आपको सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। आपके जो वेरिएबल जनरेशन है जिस तरह सोलर और विंड है, वो काफ़ी डिस्टर्ब करती है, इसलिए आपको अडेप्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को, अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को उसके ऊपर, जो हमने नहीं किया अभी, बहुत लूजली किया है। आपकी जो थोड़े से विंड लगा है और जो थोड़ा सा उसको वो हम कर रहे हैं केटर, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने शायद सुना होगा कि हम रिन्यूएबल का लोड करटेल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो वेरिएबल लोड को मैनेज नहीं कर पा रहा होता। That's what I'm saying ना कि that's why फिर मेरे लिए क्वेश्चन आता है कि इज रिन्यूएबल, ये वही मसला ना हो जाए ना कि यार लोड डाल दो रिन्यूएबल का और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। नहीं, वो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि हमें सबसे ज़्यादा काम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे करना है और उस सिस्टम को अडाप्ट करना है टू द रिन्यूएबल, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें रिन्यूएबल इम्प्लीमेंट करते जाना है। सोलर और विंड हम साथ साथ करते रहें, ठीक है ना। देखिए हाइड्रो जो है वो तो लार्ज हाइड्रो, वो तो आएगा, वो इट्स ए सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। बट देन आपके पास जो रिन्यूएबल हैं उसको आप सिस्टम में लेकर आएँ, अपना सिस्टम अपना देखें। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस वक्त हमें ज़रूरत है ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की। जब आप उसे इम्प्रूव करेंगे तो आप साथ साथ अपना रिन्यूएबल जनरेशन ऐड करते जाएं, तो वो आपको फिर वो इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, जो आपने अभी कहा। तो इसलिए ये एक आप ये कह लें कि एवरीथिंग गोज हैंड टू हैंड, ठीक है ना। आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को नहीं कर सकते। और हमने किया भी ये इन द पास्ट, दैट्स व्हाट वी डिड इन द पास्ट, जिसका हमें अब नुकसान हो रहा है, खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं इसको I'm going to wrap this up as well, but if I were to ask you, जो कंज्यूमर साइड के ऊपर सॉरी जो प्रोड्यूसर साइड के ऊपर जो वो गवर्नमेंट को बेच रहे हैं इस वक्त बिजली, मुझे जो याद था वो इस किस्म का था कि इवन सोलर की मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट की 6 सेंट्स पर यूनिट, 8 सेंट्स पर यूनिट। इस नंबर को मद्देनज़र रखते हुए तो ये तो आपका मैक्सिमम भी अगर बन जाता है आज के डॉलर के रेट के हिसाब से, तो ये बन जाएगा क्या 18 रुपये, 20 रुपये। 20 से 55 पे क्यों जा रहा है? ये गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं या गवर्नमेंट के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि वो उसको करती है। और अगर वो इतना ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा चार्ज कर रही है तो तब सर्कुलर डेट कैसे हो रहा है, लॉसेस कैसे हो रहे हैं? माई अंडरस्टैंडिंग इसके लॉसेस तो सारे बिल्ट इन होंगे प्राइस के अंदर। उस तरह नहीं बिल्ट इन हो रहे ना। अब आप ये देखें ना कि आपकी समर में कितना आपकी इंस्टॉल्ड बेस क्या है, ठीक है ना, आप यूज़ कितना कर रहे हैं, आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस आपके लॉसेस हैं, ठीक है। तो आप फिर कैसे वो आप यू आर नेवर मीटिंग योर टारगेट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टू द जनरेशन
पेमेंट टू द IPPs और सो अज्यूमिंग कि अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, पेमेंट डिलिंक्वेंसीज ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, थेफ्ट आप लेस दैन 5% पे ले आते हैं और आपकी डिमांड वाकई बढ़ जाती है और मैं कहता हूँ जी गर्मियाँ सर्दियाँ 35 हज़ार की डिमांड आ रही है, डू यू थिंक दैट विल रेडिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? करेक्ट रेडिकली, नॉट लाइक 1-2 रुपीज़, मतलब इट रेडिकली। जी हाँ, देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने फ्यूल लेना है वो डॉलर बेस्ड है, अगर आपने पेमेंट करनी है कुछ डॉलर बेस्ड है, ठीक है, वो अपनी जगह सारी बातें ठीक हैं। जब आप अपनी लॉसेस कम करेंगे, जब आपकी जनरेशन मिक्स आपकी ठीक होगी, आपकी जनरेशन कॉस्ट कम होगी और उसका इफ़ेक्ट कंज्यूमर पर आएगा। और आपने ये सारी चीज़ें करनी है, इसके बगैर हम अभी तक जो है वो फायर फाइटिंग करते रहे हैं, हम एक चीज़ कर लेते हैं दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस ऑल टू हैपन एट द सेम टाइम, ओनली देन इसका इफ़ेक्ट आएगा। अदरवाइज़ हम इसी तरह फायर फाइटिंग करते रहेंगे, कभी जनरेशन के ऊपर, कभी ट्रांसमिशन पे, कभी रिन्यूएबल पे, कभी इम्पोर्टेड फ्यूल पे, कभी लोकल फ्यूल पे। Makes sense. Yeah. Sir, thank you so much for all the insight that you shared. मैं जनरली तमाम गेस्ट से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ जाने से पहले, इफ़ यू कुड शेयर मी योर इंसाइट ऑन व्हाट यू थिंक कि 2050 का पाकिस्तान कैसा होगा। आपने पूरे रीजन में काम किया, पर्टिकुलरली एनर्जी साइड के ऊपर, आपने उनको भी देखा उस टाइम पे उन्होंने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की, फिर उनकी इकोनॉमीज़ किस तरफ गई, आपने पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती देखी, क्या सोचा, क्या ख्वाब बेचा गया, कहाँ हम खड़े हैं। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 साल बाद 2050 का पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हैं, विदाउट एन इफ़ एंड बट, कि अगर ये हो गया तो ऐसा, जो है उसको देख के बस मुझे एक्सट्रापोलेट करके बताएं कि कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं 27 साल बाद। आई थिंक इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। आपकी जो बेसिक्स हैं वो तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी यूथ है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास हर किस्म की आप कह लें नेचुरल, आपके पास रिज़र्व्स हैं, ठीक है, गैस नहीं है, ऑयल नहीं है, बट यू हैव मिनरल्स, लॉट ऑफ मिनरल्स, ठीक है जी। प्लस आपकी जो यूथ की ग्रोथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑन द पॉजिटिव ट्रैक, ठीक है जी। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में थिंग्स शुड स्टार्ट चेंज इन अनदर 5-10 years। आई मीन कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट चेंज आनी चाहिए, एंड बाय 2050 इट शुड बी वन ऑफ द कह लें सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल मार्केट। एंड डू यू थिंक जो हमारे पॉलिटिकल, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, स्टुपिडिटीज़ थी, डू यू थिंक अब वो अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गई हुई है पॉलिटिकल क्लास को to be able to make better decisions, या are you cynical there? सर आई डोंट थिंक कि हमारी पॉलिटिकल क्लास को या अगेन मैं वो एस्टेब्लिशमेंट को वो अंडरस्टैंडिंग आई है, बट द गुड थिंग इज़ कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो आवाम है, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई है। अगेन आई मीन आप वो पॉलिटिकल उसको वो कहें कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, बट व्हाट हैपेंड इन लास्ट 4 years जो हमारा जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। कि देखें आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एक अवेयरनेस आई है और वो बढ़ती जा रही है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू सम ऑफ द थिंग दैट हैज़ हैपन इन लास्ट 5 years। आई मीन मैं ये पिछले साल को छोड़ के उससे पहले वाली जो है, और वो जो है उसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल वो अभी सिनेरियो है और वो है दे आर स्टिल, वो कह लेना कि नॉट लिसनिंग, नॉट रियलाइजिंग, नॉट रियली गेटिंग ऑन टू द सेम सिचुएशन कि यार अब हालात बदल रहे हैं और बदलेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अवाम, फ्रॉम द पब्लिक जो है वो होगा, ठीक है, वो नहीं हो रहा, वो होना चाहिए। Makes sense, sir. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you very much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपके एपिसोड पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं, what do you think about Pakistan's power policy, Pakistan's generation problems, Pakistan's distribution problems, renewable energy के बारे में क्या ख्याल है, कोयले के बारे में क्या ख्याल है। बड़ा कंटेंशियस टॉपिक है क्योंकि काफ़ी सारे यंग लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े पैशनेट हैं, बट क्लाइमेट चेंज नॉट विद स्टैंडिंग
हमारे लिए सबसे सस्ती पोटेंशियली क्विकली स्केलेबल जो सोर्स है वो कोल है, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक तुम्हारी कॉन्वर्सेशन पहुँचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much, and I'll see you in the next one.